जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। आ जाइए प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से बेहतरीन सी क्लास में। टॉप 100 ऑफ हिस्ट्री पॉलिटी वाला जो टॉप 100 था, मुझे पता चला कि बहुत सारा प्यार दिया आपने उसको, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। वैसे ही आज हम टॉप 100 करने वाले हैं और आज हमने थोड़े से क्वेश्चंस और बढ़ा दिए हैं। कल हमने लगभग 100 क्वेश्चन, लगभग क्या मतलब 100 क्वेश्चंस किए थे और 30-35 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, लास्ट में आंसर की दी थी उसकी। आज हमने क्या किया है, 100 क्वेश्चंस तो आपके लिए हैं ही, 100 क्वेश्चंस तो आपके लिए हैं ही जो हम करेंगे क्लास में। इसके अलावा 50 क्वेश्चंस इसमें हमने क्या किए हैं, जो आपके होमवर्क के लिए दिए हैं, जिसकी आंसर की आपको एट द एंड मिल जाएगी लास्ट पेज पे। तो आज भी आपको मजा आने वाला है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन से प्रश्न है, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू हो रहा है आप सभी के लिए, देखिएगा प्यारे बच्चों। देखिए असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। कह क्या रहा है कि द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू स्टेब्लिश। देखो ऐसे क्वेश्चन से जब कभी भी आते हैं ना, आप उनको बहुत प्यार से पढ़ा कीजिए। जितने प्यार से आप उनको पढ़ोगे उतना ही ज्यादा मजा आप लोगों को करने में आएगा। एक सेकंड का समय लो, इसको पढ़ना शुरू करो। चलो, तो द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू स्टेब्लिश अ फुटहोल्ड इन इंडिया विद वास्को डी गामा अराइवल एट द कालीकट। आप सब लोग जानते हो वास्को डी गामा 1498 में कालीकट आया था। कालीकट का राजा हुआ करता था जमूरीन, उसी के समय पर। बिल्कुल सही है। और क्यों आया था ये भी पता है सबको कि ये दुनिया थी और इस दुनिया में यहाँ पर भारत या फिर जो है एशिया पड़ा करता था, ईस्टर्न कंट्रीज पड़ा करती थी। और यहाँ पर जो यूरोप था, यूरोप से जो इंडिया आने का रास्ता था जिसे सिल्क रूट कहते थे, तो बीच में जो टर्की वाला रीजन था, यहीं पर मुस्लिम कंट्रोल आ चुका था और मुस्लिम कंट्रोल आने की वजह से यहाँ पर चीजें खराब हो चुकी थी 1453 में। इसी वजह से ये लोग नया रास्ता खोज रहे थे, तो वास्को डी गामा ने ऐसे समुद्री मार्ग खोजा था। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द पोर्तुगीज वॉज टू बाईपास द अरब कंट्रोल्ड लैंड ट्रेड रूट्स एंड टू स्टेब्लिश अ डिफरेंट सी रूट फॉर द स्पाइस मार्केट ऑफ इंडिया। भारत के जो स्पाइस यानी मसाला मार्केट था, उसके लिए नया रास्ता खोजना था। बिल्कुल सही बात है, यही तो मैंने कहा इसका रीजन था। तो 1498 में आया, रीजन भी सही है इसका। तो दोनों ही बातें सही हैं और जहां दोनों सही हैं तो आंसर क्या हो जाता है, ए। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई दूसरे की तरफ, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, बढ़ते चलेंगे, वरना फिर लास्ट में हमें स्पीड लगानी पड़ती है और बहुत ज्यादा समय हमें उसको 3-4 घंटे में लेकर के जाए 100 क्वेश्चन को, कोई फायदा नहीं। 1 से 1.5 घंटे के बीच में हमारे 100 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। द कार्नेटिक वॉर्स, भैया ये जो कार्नेटिक युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए, पहला दूसरा और तीसरा। कितने युद्ध हुए हैं कार्नेटिक वॉर? 3 हुए हैं। और तीनों कार्नेटिक युद्ध में भैया ट्रीटी हुई है। सबसे पहला जो कार्नेटिक युद्ध हुआ था, उसके जो लड़ाई शांत हुई थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। कहीं है एक्सला चैपल, ठीक है। जो सेकंड वाला हुआ था उसमें जो ट्रीटी हुई थी भैया, वो हुई थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी। और तीसरी वाला जो युद्ध हुआ था, उसमें थर्ड वाला, उसमें जो ट्रीटी हुई थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये तीनों बहुत बार आपसे पूछी जाती हैं, तीनों याद रखना। द कार्नेटिक वॉर वर अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच, दे वर फाउट ऑन द कंट्रोल ऑफ विच स्पेसिफिक रीजन। कौन से रीजन के लिए था भैया ये? कार्नेटिक मतलब कर्नाटक, और कर्नाटक की बात करें तो भैया साउथ में, साउथ में बोले तो दक्कन, है ना भैया। इस रीजन के लिए तो हुआ था, दक्कन वाले रीजन के लिए। कार्नेटिक वॉर मतलब कर्नाटक का युद्ध, और कर्नाटक कहां पर पड़ता है? साउथ में पड़ता है। तो ये जो लड़ाई हो रही थी वो दक्षिण के लिए ही तो हो रही थी, दक्कन के लिए हो रही थी। तो दक्कन बोले तो ये वाला रीजन। समझ के बात को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला देखेंगे, रीजन और असर्शन वाला क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, बताएंगे और देंगे आंसर। मुझे राधे राधे क्यों नहीं बोल? अरे सबको राधे राधे, सबको नमस्कार है, क्या बात कर रहे हो? बताओ इसका आंसर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये सुनो। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो सारी कंपनी आई थी, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे डेनिश हो, है ना, डच हो, आपकी ब्रिटिश हो, सब है, पुर्तगीज हो। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे लेट आई थी और सबसे पहले चली गई थी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लेस सक्सेसफुल, यह कम सक्सेसफुल हो पाई थी देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई साहब एकदम सही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार करने आई, व्यापार करते करते शासन करने लगी, वो तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी। तो फ्रेंच वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले कम सक्सेसफुल हुई थी, यहां तक सही है। इन स्टेब्लिशिंग अ डोमिनेंट प्रेजेंस इन इंडिया, भारत में अपना कंट्रोल स्थापित करने में कम सक्सेसफुल थी, बिल्कुल सही कहा।
रीजन देता है ये, द फ्रेंच गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट इन यूरोपियन वॉर्स ड्रेन्ड इट्स रिसोर्सेज एंड हिंडर्ड इट्स एबिलिटी टू कॉम्पीट विद द ब्रिटिश। देखो भाई, ये बहुत बड़ी लाइन बोल गया। आप इसको बेशक से हिंदी में पढ़ लेना कि कंपनी के मामलों में फ्रांसीसी सरकार के नियंत्रण और यूरोपियन युद्धों में उसकी भागीदारी ने उसके संसाधनों को समाप्त कर दिया और अंग्रेजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली क्षमता में बाधा उत्पन्न कर दी। एक्चुअली फ्रांसीसी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी थी, खुद गवर्नमेंट, फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा इसे चलाया जाना था। लुई 14 के दौरान ये बनी थी। लुई 14वां उसका राजा हुआ करता था फ्रांस का। तो भाई जब कंपनी बनी थी तो गवर्नमेंट सिर्फ व्यापार में तो ध्यान नहीं दे सकती, गवर्नमेंट तो प्रशासन में भी ध्यान देगी। यूरोप में फ्रांस की खुद ही लड़ाइयां होती रहती थी, तो फ्रांस की जब सरकार है वो यूरोप की लड़ाइयों में ध्यान देगी तो व्यापार में कैसे ध्यान दे पाएगी। ऊपर से जो संसाधन, जो पैसा लगना चाहिए था व्यापार में, वो वहां कहीं ना कहीं लड़ाइयों में लग गए संसाधन। तो फ्रांस की जो व्यापारिक लोग थे उनको कम संसाधन मिले अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है, इसी वजह से कम सक्सेसफुल हो पाई। ये बात भी बिल्कुल सही है, इसका रीजन भी सही है। ऑप्शन की तरफ जब हम जाएंगे तो ये ऑप्शन कौन सा चला जाएगा मेरे भाई? ए जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ते चलेंगे। अब देखो, ये छोटी सी बात कर रहा है आपसे, बहुत प्यारा सा छोटा सा, मतलब मुझे चलता है राह चलते बस में बैठे हुए बच्चे को भी पूछें जो नानी के घर जा रहा होगा, वो भी इसका आंसर बता देगा कि पुर्तगालियों ने भारत में अपने मुख्य व्यापारिक केंद्र खो दिए, लेकिन 1961 तक उनका किस क्षेत्र पर नियंत्रण बना रहा? 1510 में इस पर कंट्रोल लिया गया था, और 1510 में जो कंट्रोल लिया गया था किससे? फ्रॉम सुल्तान्स ऑफ बीजापुर, फ्रॉम आदिल शाही, फ्रॉम आदिल शाही सुल्तान्स ऑफ बीजापुर, सुल्तान्स ऑफ बीजापुर, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान। बीजापुर गोलकोंडा वाले रीजन सुना था ना अपने साउथ में, तो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों के कंट्रोल हुआ करता था गोवा, और इसी गोवा को कंट्रोल में ले लिया था अपने पुर्तगालियों ने बेसिकली 1510 में। ठीक है, अच्छा, इसको कंट्रोल्ड बाय किसके द्वारा? बाय अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। उस समय पर फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये भी आपसे पूछ लेता है कि गोवा वाज कैप्चर्ड बाय अल्फोंसो डी अल्बुकर्क इन 1510 फ्रॉम द आदिल शाही सुल्तान्स ऑफ बीजापुर। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों से 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जो कि सेकंड गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर भारत में, उन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था। और इसको 1510 से कब तक अपने पास रखा? अंटिल 1961। ये तो सब लोग जानते ही हो। तो आंसर क्या हो गया? गोवा, दमन एंड दीव। तो गोवा वाला आंसर जो है वो सही चला जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 5वां प्रश्न आपका। द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल इन 1748, अभी अभी करवाई थी मैंने। द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल इन 1748 कौन से युद्ध में हुई थी? देख रहे हो? तो ये कौन सा कार्नेटिक युद्ध है? पहला। तो पहले कार्नेटिक युद्ध में हुई थी कि नहीं हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल? ये रही, तो ये रहा फर्स्ट 1748, फर्स्ट कार्नेटिक युद्ध में। अगर हम सेकंड कार्नेटिक युद्ध की बात करें तो वहां पर पौंडुचेरी हुई थी 1754 में। थर्ड कार्नेटिक युद्ध की बात करें 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। और यही वाला जो युद्ध है इसी का पार्ट है, मतलब बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश भी इसी का पार्ट है। वॉन्डिवॉश का युद्ध भैया किसका पार्ट है? थर्ड कार्नेटिक वॉर का, 1760 वाला, है ना। वैसे ये युद्ध तो कंप्लीटली 1763 में खत्म हुआ था। कहीं आप सोचो थर्ड कार्नेटिक वॉर कब खत्म हुआ था? 1763 में। लेकिन जो बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश है वो इसी का पार्ट माना जाता है, जो 1760 में हुआ था वॉन्डिवॉश का युद्ध। कई बार आपको 3-4 युद्ध दे देगा, बैटल ऑफ प्लासी दे देगा, बैटल ऑफ बक्सर दे देगा, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश दे देगा, बैटल ऑफ अंबुर दे देगा, और आपसे कहेगा इनको सीक्वेंस में लगाइए। तो सबसे पहले आता है बैटल ऑफ अंबुर, उसके बाद आता है प्लासी, उसके बाद आता है वॉन्डिवॉश, और उसके बाद में आता है बक्सर। हाँ ठीक है, आ जाओ। एक भी सही नहीं हो रहा, ऐसा काहे भाई? सिलेबस ना पढ़ा आपने? हैं? कौन कह रहा है एक भी सही नहीं हो रहा? क्यों भाई, आपने सिलेबस पूरा नहीं हुआ आपका? पढ़ा नहीं आपने? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमने ना कराया आपका बाहर से आ गया? कोई है? प्यार से पढ़ो, कोई भी चीज अगर आपसे नहीं हो रही, मैं इसलिए आराम से करवा रहा हूं। इस क्वेश्चन को प्यार से पढ़ के देखो क्या गलत है इसमें, कौन सी ऐसी चीज है जो ना करवाई हमने है। पढ़ो इसको प्यार से और बताओ, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। द बैटल ऑफ प्लासी, आप सब लोग जानते हो कि जो प्लासी का युद्ध है 1757 में हुआ था।
1757 में कहां पर हुआ था? प्लासी भैया बंगाल में पड़ता है। जब सिराजुद्दौला हुआ करता था तो सिराजुद्दौला अपने दादा नाना की जगह पर जब आया था कुर्सी पर, बहुत ही कम उम्र का था, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घुमाएंगे, अपनी फैक्ट्रीज का फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया। लेकिन जब इसने ब्रिटिशर्स को लताड़ा भगा दिया, वहां से कालकोठरी की घटना हुई, तो उसका बदला लेने के लिए ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, सिराजुद्दौला के ऊपर। और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जो लड़ाई हुई थी वही तो था बैटल ऑफ प्लासी 1757 का, जिसमें खुद रॉबर्ट क्लाइव ने कॉन्स्पिरेसी की थी, षड्यंत्र रचा था। जो सिराजुद्दौला था उस सिराजुद्दौला के सेनापति को अपनी तरफ कर लिया था रिश्वत देकर के, मीर जाफर, जिसको आधुनिक भारत का गद्दार कहा जाता है। भाई मीर जाफर की अगर हम बात करें, आप सब लोग जानते हो मीर जाफर वॉज द सेनापति ऑफ सिराजुद्दौला। मीर जाफर ने धोखा दिया था, रण में से आधी से ज्यादा सेना को लेकर भाग गया था ये, इसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। और ये टॉपिक हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, इसीलिए इसको आधुनिक भारत का गद्दार भी तो कहा जाता है। आधुनिक भारत का गद्दार भी तो इसी को कहा जाता है। तो ये चीज भी आपने सुनी होगी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसे अपनी तरफ कर लिया था। ये लड़ाई हुई थी 1757 में। कौन सी चीज नहीं पड़ी? तो बैटल ऑफ प्लासी। और इसी के बाद तो जब इसको हटा दिया, सिराजुद्दौला को मार दिया, तो मीर जाफर जाकर के इसकी गद्दी पे बैठ गया और ये कठपुतली बन गया ब्रिटिश की, और ब्रिटिश का इनडायरेक्टली कंट्रोल पहुंच गया बंगाल के ऊपर। तो बैटल ऑफ प्लासी वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। बिल्कुल सही बात है, भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट रहा है, एज इट एस्टेब्लिश द पॉलिटिकल सुप्रीमोसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। कहीं ना कहीं राजनीतिक कंट्रोल पहुंच चुका था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल का, क्योंकि मीर जाफर तो एक प्रकार की कठपुतली था। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल सही है। दूसरा रीजन है, द विक्ट्री वॉज रिजल्ट ऑफ द मिलिट्री सुपीरियोरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव। क्या रॉबर्ट क्लाइव इतना बड़ा जादूगर था, इतना बड़ा पराक्रमी था, इतना दिमागदार आदमी था कि उसने जो है जीत लिया युद्ध, या षड्यंत्र किया था? षड्यंत्र किया था उसने, मीर जाफर को अपनी तरफ किया था। तो यहां पर अपनी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस की वजह से नहीं जीता था, षड्यंत्र की वजह से जीता था। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सरासर गलत हो जाएगा। देखो जरा, एज ट्रू आर एस फॉल्स कहां पर है? एज ट्रू आर एस फॉल्स, ये तो रहा एज ट्रू आर एस फॉल्स। ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी। बताओ कौन सी बात आपको नहीं आती? कौन सा कह रहा था कि हो नहीं रहा क्वेश्चन है? तुम में से कौन सा ऐसा जो ये कह रहा क्वेश्चन नहीं हो रहा, अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो? ऐसा मत करो भाई। चलो देखो नेक्स्ट, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, अभी अभी हमने बात करी थी। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क वाज अ प्रोमिनेंट पुर्तगीज गवर्नर, ये सेकंड पुर्तगीज गवर्नर था। सबसे पहले कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर कौन था, फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर कौन था मेरे भाई, तो फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा किस लिए जाना जाता है भैया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को जाना जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए, नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी बोले तो नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी बोले तो नीले जल की नीति। समझ गए बात आप? फर्स्ट पुर्तगीज, तो नीले जल की नीति ये हुआ करती थी, इसके लिए जाना जाता है। इसके बाद आया था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जिसने गोवा को कैप्चर किया था। तो ही इज फेमस फॉर कैप्चरिंग विच स्ट्रेटेजिक सिटी इन 1510। और अभी अभी हमने बात करी थोड़ी सी देर पहले कि 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इसीलिए तो कहता हूं कि जो बातें यहां बताता हूं उन्हें याद रख। जिसने सिलेबस पढ़ा है उससे तो खैर सारी की सारी याद होंगी, जिसने नहीं भी पढ़ा है, जो सिर्फ रिवीजन कर रहा है या भूल गया है, तो जो बातें मैं बताता हूँ एटलीस्ट वो याद कर लिया करो। गोवा और 1961 तक अपने पास रखा था। अरे बड़ी सेना नहीं थी उसकी, नालायक आदमी, बड़ी सेना तो सिराजुद्दौला की थी। अबे एक बात बता गधे आदमी एक नंबर के, कि बड़ी सेना क्या वो यहां पर मिलिट्री लेकर के आया था? व्यापारी लोग थे, व्यापार करने के लिए जाओगे तो सेना लेकर के जाओगे हैं? कल को तेरी परचूनी की दुकान खुलवा दी जाए, तू क्या करेगा? 10 सैनिक रखेगा अपने साथ, 20 बॉडीगार्ड रखेगा कि मेरी परचूनी की दुकान है, चलो 20 बॉडीगार्ड हैं? कमाएगा नहीं, उससे ज्यादा तू खर्चा कर देगा गधे। जो कह रहा है कि उसकी बड़ी सेना रही होगी, बुद्धि चल रही है थोड़ी सी, पढ़ा है? इंटेलिजेंस।
तो व्यापार व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब व्यापार वाली कंपनी, तो व्यापार वाली कंपनी के पास कुछ सुरक्षा कर्मी थे, ना कि सेना। वो तो मतलब छुप करके ये सेना बना रहे थे। चलो देखो इधर, नेक्स्ट अगला क्या है, द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। द प्लासी का, देखो मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, तुम क्लास को लाइव देखो चाहे बाद में रिकॉर्डेड देखो, लेकिन देख लो जिसकी वजह से आपका कुछ नुकसान ना हो, कुछ चीजें छूटे ना बस। वॉज अ प्राइमरली, लाइव पे क्या होता है, आपके कोई डाउट है वो भी आ जाते हैं, आपको इंटरेस्ट भी आता है कि अब नया क्वेश्चन आने वाला है, रिकॉर्डेड में आपको लगता है बस 2x में करके खत्म करा जाए। तो बैटल ऑफ प्लासी वाज अ प्राइमरली स्कर्मिश रेदर देन फुल स्केल बैटल। भाई 1-1.5 घंटे में खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया था? क्योंकि लड़ाई तो लंबी चलती, लेकिन अब सोचिए जरा, इधर से लड़ने के लिए मान लेते हैं 100 लोग आए, इसमें से 60 लोग भाग गए, तो फिर लड़ाई तो तुरंत खत्म हो ही जानी है। तो छोटी सी बैटल थी। नवाब ऑफ बंगाल वाज बिट्रेड बाय हिज मिलिट्री कमांडर, हु वाज दिस कमांडर? तो आधुनिक भारत का गद्दार कौन है? मीर जाफर, जिसने धोखा दिया था, जो सेना को लेके भाग गया था। इसी वजह से ये क्या था, एक प्रकार की जो है 1-1.5 घंटे का युद्ध था ये। चलिए भाई नेक्स्ट अगला, द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। अलाहाबाद की जो संधि थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 1765 में। प्यारे बच्चों 1765 में हुई थी। ये दो लोगों के साथ हुई थी। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद की अगर हम बात करें, जो अलाहाबाद की संधि थी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद कब हुई थी? अलाहाबाद, ये बक्सर का जो युद्ध हुआ था, इस बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो जब इस युद्ध में हेक्टर मुनरो जीत गया था, ब्रिटिश कमांडर था हेक्टर मुनरो जो जीत गया था इस युद्ध में। कौन जीता था? विनर कौन था? विनर था हेक्टर मुनरो, ब्रिटिश कमांडर हेक्टर मुनरो। उसने भारत की ट्रिपल अलायंस, 3-3 सेनाओं को हरा दिया था। और जब 3-3 सेनाओं को एक साथ हरा दिया था, उसी के बाद ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुई थी 1765 में। ठीक है, तो ये दो लोगों के साथ हुई थी। एक तरफ से तो भैया था रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश की तरफ से तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और इंडियंस की तरफ से अवध का नवाब था, जिसका नाम था सुजा उद्दौला। क्या नाम था? सुजा उद्दौला। सुजा उद्दौला। इस सुजा उद्दौला ने युद्ध खर्च दिया था, 50-52 लाख रुपए दिए थे। और दूसरी तरफ था शाह, मुगल एम्परर। मुगल एम्परर कौन था? शाह आलम द्वितीय। इस शाह आलम द्वितीय की पेंशन बांधी गई थी एक तो, दूसरी चीज क्या था, इस शाह आलम सेकंड ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स यानी कि टैक्स कलेक्टिंग राइट्स ब्रिटिश को दिए थे। इसी शाह आलम सेकंड ने कहा था कि आज से तुम टैक्स कलेक्ट करने का भी काम करोगे और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स तुम कलेक्ट करोगे। तो ये बात कही थी शाह आलम सेकंड ने ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश को टैक्स कलेक्टिंग राइट दे दिया। और इसके बदले में ब्रिटिश ने क्या किया था? कड़ा वाला रीजन था, और ये जो इलाहाबाद रीजन था ये दोबारा दिलवाया था सालम सेकंड को, और इसकी पेंशन बांध दी थी। तो आंसर बात करें तो कंट्रोल ओवर दिल्ली, नो। दीवानी ऑफ बंगाल। पूछ क्या रहा है कि इलाहाबाद की संधि में एक और महत्वपूर्ण परिणाम था, इसने मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड द्वितीय को क्या प्रदान किया था? तो ये तो है नहीं, फिर ये कंट्रोल बंगाल के दीवानी राइट्स तो ब्रिटिश को मिले थे। द राइट टू रूल बंगाल, नहीं, ये भी ब्रिटिश को मिला था। और नॉमिनल एनुअल ट्रिब्यूट, हाँ सालाना ट्रिब्यूट मिलेगा फ्रॉम द ब्रिटिश एंड द टेरिटरीज ऑफ कड़ा एंड इलाहाबाद। यही तो मैं कह रहा था कि कड़ा और इलाहाबाद शाह आलम को दे दिए गए और इसकी पेंशन बांध दी गई। तो ये किसको मिला था? शाह आलम को। दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल ये किसको दे दिए गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये भी कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में हुआ था। देखो दोनों चीजें, ये भी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में हुआ, ये भी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में हुआ, लेकिन ये बंगाल की दीवानी किसको दी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और पेंशन किसकी बांधी गई? शाह आलम सेकंड की। और ये क्या पूछा? शाह आलम सेकंड को क्या मिला? तो पेंशन मिली, इसके अलावा कड़ा और इलाहाबाद वाला रीजन मिला। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत करवाने वाला ही कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय सिविल सेवा का जनक इसे कहा जाता है, ये चीज याद रखिएगा। भारत में सिविल सर्विसेज इसी ने शुरू करवाई थी, इसीलिए इसको भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सेवा का, भारतीय सिविल सेवा का जनक। ठीक है, और इसका मकबरा यूपी के गाजीपुर में है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि इसका टॉम्ब कहां पर है? यूपी के गाजीपुर में। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था जिसने अपनी जो
काउंसिल हुआ करती थी, परिषद, उसके ऊपर उसको ओवर रूल करके डिसीजन लेने का एक्ट मंगवाया था, जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ 1786। इसके अलावा यही लॉर्ड कॉर्नवालिस था जो भारत में दरोगा, आज ही दरोगा वाला गाना सुना है आपने, तो दरोगा की पोस्ट ही कौन लेकर के आया था, तो भैया ये लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आया था। इसके अलावा जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा किसानों से, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसने एक सिस्टम निकाला था। इसने कहा था कि जैसे ये गांव है और गांव में क्या है, किसान हैं, तो क्या किया जाए, इन्हीं में से एक को जमींदार घोषित कर दिया जाए, जमींदार। और ये जमींदार टैक्स कलेक्ट करेगा किसानों से, और जमींदार किसको देगा, ब्रिटिश को। तो कब करना है, कैसे करना है, वो सारी जिम्मेदारी इसकी, इसका 1/11 शेयर और ब्रिटिश का 10/11 शेयर। तो ये जमींदारी सिस्टम, और इस जमींदार के लिए भैया टैक्स फिक्स कर दिया जाता था, पूरा जो है लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए टैक्स फिक्स कर दिया जाता था। तो बीच में ये जमींदारी सिस्टम कह लो, या फिर इसी को बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, पीएसएस सिस्टम, जिसको 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। तो आपसे पूछ लेता है कई बार कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या फिर जमींदारी सिस्टम कौन लाया था, कॉर्नवालिस लेकर के आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आया था। तो इट गेव परमानेंट ओनरशिप राइट्स टू द रैयत, किसानों को दिलवाए थे इसने राइट्स, या जमींदार को, जमींदार को दिलवाए थे। इट फिक्स द लैंड रेवेन्यू डिमांड फॉर द जमींदार्स परमानेंटली, हाँ लैंड रेवेन्यू डिमांड से फिक्स करवा दी थी जमींदार के लिए। इसी को तो इसको स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कहते हैं। तो ये बी वाला ही तो होगा, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। समझ गए बात को। नेक्स्ट देखो, वह क्या बात है चल रही है तुम्हारी, इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, हाँ बिल्कुल सही है, इन बंगाल। अब इधर देख लो ध्यान से। अच्छा, इसके बाद में भी आया था रैयतवारी, का मतलब है जब किसानों से डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया जाता है। महलवारी का मतलब, महल मतलब गांव, जब एक गांव के लिए टैक्स फिक्स किया जाता था उसी को महलवारी कहते थे। बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर बोले तो 1764 में युद्ध हुआ था। वॉज अ डिसीसिव विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश। हु वॉज द ब्रिटिश कमांडर इन दिस बैटल, अभी अभी तो हमने बात करी, कौन था, ये रहा बैटल ऑफ बक्सर में विनर कौन रहा, हेक्टर मुनरो। तो यहाँ पर ब्रिटिश कमांडर कौन था, हेक्टर मुनरो। कहाँ है, ये रहा, मेजर हेक्टर मुनरो। लेकिन 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 इसके युद्ध के बाद में जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अगले साल, उस ट्रीटी में कौन था ब्रिटिश की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव। बहुत बढ़िया। देखो, सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि नीति। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश लोग ऐसे ही थोड़ी ना पावरफुल बन गए, पहले वो व्यापार करने के लिए आए, फिर उन्होंने एक चीज पर, एक एरिया पे कब्जा किया, एक चीज पे अधिकार किया, टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया, कानून बनाना शुरू किया, फिर धीरे दूसरी चीज पे, तीसरी चीज पे आए, फिर सेनाएं खत्म करी और पावरफुल बने, लोगों को धमकाने लगे, धीरे धीरे करके एजुकेशन सिस्टम पे अपना कंट्रोल लिया, लीडरशिप पे अपना कंट्रोल लिया, सारी चीजें करी। अब उन्हीं में से एक प्रोसेस था सब्सिडियरी अलायंस। जब ब्रिटिश कंट्रोल करने लगे तो उन्हें एक समस्या आने लगी कि जब नए एरिया की तरफ जाओगे तो वहां राजा के पास सेना होती थी, उस सेना से युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या प्लान बनाया, इन्होंने प्लान बनाया, अरे ये सबके लिए बेनिफिशियल है। तो मैं क्या लगता है कि ये हिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ कौन से एग्जाम के लिए नहीं है, प्यारे बच्चों, क्या नाम है आपका, अजेंद्र। बेटा ऐसा नहीं है, ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, आप करके देखिए। आप एक काम कीजिए, अपने एग्जाम के प्रीवियस ईयर से मैच करके देखिए, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। कैसी बातें करते हो आप, दिल दुखाने वाली, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने सोचा कि भैया सामने वाले की सेना को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो इसने सामने वाले राजा से डील कर ली कि एक काम करो, तुम अपनी सेना हमें दे दो, हम आपकी सेना को मॉडर्न बनाएंगे, हथियार चलाना सिखाएंगे, एकदम आधुनिक आर्मी बनाएंगे। और जब तक हम आपकी सेना को आधुनिक आर्मी बनाएंगे, आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। ब्रिटिशर्स की तो वाहवाही थी। तो ब्रिटिशर्स ने उसकी सेना ले ली और उसको, उसके ऊपर जितना भी पैसा खर्च होगा सेना के ऊपर, वो भी उसी राजा से ले लिया, और ऐसे करके अपनी सेना मजबूत कर ली और उस राजा को सेना लेस कर दिया। और इस पर सेना पर खर्च होने वाला पैसा भी राजा से ले लिया। अगर राजा मना करेगा तो अब यही सेना राजा के खिलाफ लड़ेगी, क्योंकि इसको मॉडर्न बना रहे हैं ब्रिटिश। तो ऐसे करके इन्होंने किया, जो भी इस संधि पर साइन करता था उसकी सेना को ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लेते थे। और इसको लाया गया था 1798 में। 1798 में इस पॉलिसी को लेकर के आया था, कौन लाया था, लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली लेकर के आया था। तो आपसे कह रहा है कि सब्सिडी अलायंस पॉलिसी वाज अ पॉलिसी दैट रिक्वायर्ड इंडियन रूलर्स टू डिसबैंड देयर ओन आर्मीज। मतलब इंडियन रूलर्स अपनी आर्मीज नहीं रख सकते, डिसबैंड कर देंगे। एंड मेंटेन अ कंटेंजेंट
ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस इन देयर स्टेट, और ब्रिटिश की आर्मी बन जाएगी फाइनली वो, पेड फॉर बाय देम, और उस आर्मी के लिए वही राजा पे करेगा। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी फ्रॉम द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव, मतलब अगर हम ब्रिटिशर्स की सोच को देखें तो ब्रिटिश सोच क्या थी इस पॉलिसी को लाते समय या इस नीति को लाते समय। इट प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, मतलब ये भारत के राज्यों को सुरक्षित करना चाहते थे। कैसी बातें कर रहे हो आप, ये तो हो ही नहीं सकता। टू एक्सपेंड देयर मिलिट्री पावर एंड कंट्रोल ओवर इंडियन स्टेट्स विदाउट डायरेक्ट एनेक्सेशन, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे थे बट इनडायरेक्टली राज्य को कमजोर बना करके अपना कंट्रोल स्थापित कर रहे थे, यही तो कहना चाहता है। तो आंसर ही क्या हो जाएगा, बॉय, ऑप्शन नंबर बॉय, बी फॉर बॉय। द परमानेंट सेटलमेंट, ये देखो 1793 का, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार्स, बिल्कुल सही बात है, बीच में किसानों के और ब्रिटिश के बीच में एक नई क्लास बना दी गई जमींदार्स की। अ मेजर इंपैक्ट ऑफ दिस पॉलिसी वाज व्हाट, इट लेड टू अ मोर इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, बराबरी कहां से आ रही है। इट क्रिएटेड अ परमानेंट क्लास ऑफ लॉयल ब्रिटिश रेवेन्यू कलेक्टर्स, बिल्कुल सही कहा, जो जमींदार होते थे वो क्या थे, ब्रिटिश के लिए रेवेन्यू कलेक्ट, ब्रिटिशर्स नहीं बोलते इसको, ब्रिटिश ही बोलते हैं, ब्रिटिश के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे ये जमींदार। हु वर ऑल्सो लार्ज लैंड ओनर्स, और इनके पास भी तो काफी बड़ी बड़ी जमीन हो गई थी, बिल्कुल सही कहा। तो ये ब्रिटिश के लिए लॉयल रेवेन्यू कलेक्टर्स हुआ करते थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट कर करके ब्रिटिश को देते थे, थोड़ा सा शेयर इनका भी होता था उसमें। समझ में आ रही बात को। Who was a मुगल एम्परर who was exiled to रंगून, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन कि तेरी याद सताती है, ओह कि तेरी याद। सुनो भाई बात, तो कहां गए थे, किसके पिया गए रंगून है, तो ये गए बहादुर शाह जफर। एक्चुअली जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो इस 1857 की क्रांति के बाद मुगल एम्परर कौन था क्रांति के दौरान, बहादुर शाह जफर सेकंड। तो इसी बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया गया था, रंगून, काला पानी की सजा के लिए। तो यही तो है बहादुर शाह जफर, है ना, या बहादुर शाह सेकंड कह लो या बहादुर शाह जफर कह लो, तो इसी को रंगून भेज दिया गया था। हाँ, बहुत बढ़िया। 15वां प्रश्न देखिए, हु वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। भैया 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। देखो, जो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल होगा, जैसे ही क्रांति खत्म होगी तो अगला एक्ट आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और उस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम बदल के वायसरॉय कर दिया जाएगा। तो जो आखिरी गवर्नर जनरल होगा क्रांति के समय, वही क्या बन जाएगा, फर्स्ट वायसरॉय भी बन जाएगा। आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। तो ये कौन था, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस दौरान तो भैया ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और इसी के बाद ये फर्स्ट वायसरॉय भी तो बने थे। तो फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया भी कौन था भैया, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग था। कॉर्नवालिस तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, वेलेस्ली को जानते हो आप सब्सिडियरी अलायंस के लिए, और डलहौजी को किस लिए जानते हो, इसी के दौरान पोस्टल सर्विसेज की शुरुआत भी हुई थी, और हैशटैग रेलवे की शुरुआत भी डलहौजी के टाइम पीरियड पर ही हुई थी, है ना। कैनिंग से पहले डलहौजी था, तो डलहौजी के टाइम पीरियड भी पर ही तो रेलवे की भारत में पहली बार पैसेंजर ट्रेन चली थी और रेलवे की शुरुआत हुई थी। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या करा आपसे, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रिवेलियन विद अ क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्टोरिंग द मुगल एम्पायर। आप एक बात बताइए, 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे, मैंने आपको सारे कारण करवाए हैं। आप YouTube पर भी डालोगे ना द रिवोल्ट ऑफ 1857 बाय यश सर, तो आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा, मैंने सॉल्व करवा रखा है। ठीक है, बहुत प्यार से। इसके जो पहले से कॉजेस चलते आ रहे थे वो तो थे ही थे, जो इमीडिएट कॉज आया था वो मैंने रॉयल एनफील्ड वाली बुलेट वगैरह जो आई थी वो सब बताई थी। तो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, ये भी आप लोग जानते हो, है ना,
34th नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर हुआ करते थे मंगल पांडे बैरकपुर में, तो उनको जो है फांसी दे दी गई थी। ये न्यूज़ चारों तरफ फैल गई थी, और जब फैल गई थी तो इसके बाद मेरठ की अगर हम बात करें 10 मई को, तो मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, और इसकी शुरुआत, इस क्रांति की शुरुआत ही मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। 11 मई को ये लोग कहाँ पहुंच गए थे? मेरठ में अपने ऑफिसर्स वगैरह को उड़ा करके ये दिल्ली पहुंच गए थे, और दिल्ली में जाकर के रिवोल्ट का बैनर तान करके बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया था। तो ये मेरठ से दिल्ली क्यों गए? क्योंकि वहां पे प्लान हो चुका था कि भैया बहादुर शाह जफर को ही अपना लीडर घोषित करना है और उसी की बात माननी है। पुरानी जो पावर थी उसको रिस्टोर करना है। बहादुर शाह जफर ही मुगल एम्परर था, तो उसको रिस्टोर करना था। तो इसका मतलब है ये सही है, क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्टोरिंग द मुगल एम्पायर, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है द रिबेल्स पर्टिकुलरली द सिपॉइज rallied around the Bahadur Shah Jafar as their leader, which indicate the political consciousness and a desire to restore the old ऑर्डर, पुराने ऑर्डर, पुराने आदेश को ये चाहते थे। इसका मतलब ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों ही सही हैं, रीजन भी सही है, क्वेश्चन असर्शन भी सही है। चलिए भैया, बेगम हजरत महल वाजिद अली की 365वीं वाइफ थी ये, तो ये कहां से लड़ रही थी? लखनऊ से। आंसर क्या कर दोगे? लखनऊ। ये तो छोटी सी बात थी, सारी करवा रखे तुम्हें। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। देखो, इंडिया को कंट्रोल पहले कौन कर रहा था ब्रिटेन से? ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी टाटा बाय बाय, तुम करो सिर्फ व्यापार, तुम करो सिर्फ व्यापार, आज से प्रशासन तुम नहीं चलाओगे। प्रशासन कौन चलाएगी? डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप एक प्रकार से कह सकते हो ब्रिटिश क्राउन, रानी की सरकार। तो रानी की सरकार बोले तो ब्रिटिश क्राउन चलाएगी। अब आंसर कहां गया? ब्रिटिश क्राउन। और इसी वजह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बजाय अब क्या कहा जाएगा? वायसरॉय। और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की भी एक पोस्ट बनाई गई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक डिपार्टमेंट बनाया गया था ब्रिटेन में, विद द काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, 15 लोगों की काउंसिल के साथ। चलिए भाई नेक्स्ट, अगला क्या है? खान बहादुर कहां से लड़ रहे थे? बरेली से, सिंपल सा था ये तो। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज कंसिडर्ड बाय सम हिस्टोरियंस द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हैं भैया, 1857 की क्रांति को आजादी की पहली लड़ाई किसने कहा है? वीडी सावरकर साहब ने। 1857 की क्रांति को आजादी की पहली लड़ाई किसने कहा है? वीडी सावरकर साहब ने। अगला है असर्शन रीजन वाला, कर रहे हो नहीं? 21वां क्वेश्चन पहुंच गए हम, 20 क्वेश्चन कर लिए हमने। कितने कर लिए? 20 क्वेश्चन। करो भैया, इसका आंसर बताओ। क्या कह रहे हैं? अब आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। क्वेश्चन तो करो तुम। सुनो, पढ़ते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल। भैया एनफील्ड राइफल आई थी, सबको पता है, ठीक है। एंड द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, ठीक है। द प्राइमरी कॉज ऑफ द रिवोल्ट 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो भाई देखो एनफील्ड राइफल तो आई थी, लेकिन ये तो पहले से ही परेशान थे लोग पहले से ही परेशान थे। इमीडिएट कॉज बनी थी ये, पर चलो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला तो चल जाएगा। नेक्स्ट देखो, द यूज ऑफ एनिमल फैट इन द कार्ट्रिजेस ऑफेंडेड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम सिपॉइज व्हिच ट्रिगर्ड द रिबेलियन। देखो ये वाला भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। लेकिन एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी और ट्रिगर तो किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जब क्रांति हुई थी ना, देखो लोग इसको नहीं चलाना चाहते थे, वो भी ठीक है, लेकिन जब क्रांति हुई थी तो उस समय पर आपका जो है सब लोगों ने इसको ज्वाइन किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट वैसे तो सही है, तो आंसर कर लो कौन सा? बॉय, है ना। चलिए, तो दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह पर। द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793। हु वर गिवन द परमानेंट ओनरशिप? ये तो लैंड किसके पास गए थे? जमींदार्स के पास। ये जमींदार्स के पास गए थे, क्योंकि यही मेन हुआ करते थे। द रैयतवारी सिस्टम में क्या कहा मैंने? किसान डायरेक्ट टैक्स देगा ब्रिटिश को,
तो रैयतवारी सिस्टम। आपसे पूछा है कि रेवेन्यू इंट्रोड्यूस इन विच पार्ट। अच्छा देखो, यहां पर क्या हो रहा है, जमींदारी, तो यहां पर क्या हो रहा है, रैयतवारी, तो यहां पर क्या हो रहा है, महलवारी। तो ये कौन सा हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये रैयतवारी मतलब डायरेक्ट किसान देंगे तो किसको, ब्रिटिश को, रैयतवारी साउथ इंडिया में यानी मद्रास में। अगला है द ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया, दादा भाई नेहरू ने। भैया कैसे ब्रिटिश लोग व्यापार करने के लिए आए थे लेकिन भारत के धन को लेके चले गए, अगर दोबारा वो धन वापस आया तो ब्याज के रूप में आया, इंटरेस्ट के साथ आया। तो यहां पर धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कौन है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी, 3 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। कितने बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, 3 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, 3 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार भैया ये अध्यक्ष रह चुके हैं, दादा भाई नेहरू जी, है ना। सेकंड प्रेसिडेंट भी यही थे कलकत्ता में। अगर बात करें स्वराज शब्द का यूज आईएनसी में अगर पहली बार हुआ था तो 1906 में हुआ था कलकत्ता सेशन में, उस समय भी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी किताब है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी किताब है। अगर हम बात करें इसके अलावा दादा भाई नेहरू जी की, तो दादा भाई नेहरू जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के इलेक्शन भी तो जीत चुके हैं, यही वो दादा भाई नेहरू जी हैं, वॉन द इलेक्शन ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, वॉन द इलेक्शन ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के इलेक्शन भी भैया ये जीत चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नहीं बी ही है, चलिए भैया महलवारी सिस्टम। तो महलवारी तो अभी अभी हमने बात करी, कहाँ करी, ये इधर वाले रीजन में, नॉर्थ वेस्ट वाले में। तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब में कौन सा था, महलवारी। देख रहे हो, यह जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी, अलग अलग एरियाज में इनके द्वारा अलग अलग टैक्स एक्सपेरिमेंट किए गए थे। 2857 की क्रांति का एक कारण ये भी था भैया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट ये लोग करते रहते थे, तो हर व्यक्ति परेशान था। तो क्रांति तो सबको मिला करके हुई थी, इमीडिएट कॉज हो सकता है लेकिन क्रांति सबको मिला करके हुई थी भाई, ठीक है फातिमा जी, क्रांति सबको मिला करके हुई थी। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793, 1793 का जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी, वॉज अ मेजर लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, जो कि एक काफी बड़ा भूमि सुधार था। स्टेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, that brought the stability of agriculture sector and prosperity to the peasants। कैसी बात कर रहा है ये, किसानों के लिए समृद्धि की बात थी। अबे तुमने लंबे समय अगले 30-30 सालों के लिए टैक्स फिक्स कर दिया, आज जो आदमी 5 रुपए टैक्स नहीं दे पा रहा, हो सकता है कि वो 30 साल बाद दे दे भैया 50 रुपए। तुमने क्या किया, ना आज 5 रुपए दे, ना आगे 50 रुपए दे, ना 25 रुपए फिक्स कर दो अगले 30 साल के लिए, ना बढ़ाना ना घटाना। कैसी बातें कर रहे हो, और ये कह रहे हो समृद्धि थी किसानों के लिए। क्या ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, मतलब ही नहीं बनता। आंसर क्या होगा, गलत। द सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड इट फिक्स द लैंड रेवेन्यू, और इसने लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था। इट परपेचुएटी विद जमींदार्स हु वर रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट लैंड ओनर्स, ये सही है। परमानेंट लैंड ओनर्स किसको बना दिया था, जमींदारों को। 1500 बीघे के जमींदार बन गए भाई, तो ये वाला सही है। तो एज फॉल्स आर इज ट्रू कहीं है, एज फॉल्स आर इज ट्रू तो डी में है, एज फॉल्स आर इज ट्रू तो डी में है। समझ रहे हो बात को, आ जाओ अगले पे, समझो ना कुछ तो। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, राजा राम मोहन रॉय। है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, राजा राम मोहन रॉय। और इन्हीं के द्वारा 1814 में किसकी स्थापना करी गई थी, आत्मीय सभा की। जो आत्मीय सभा थी, इस आत्मीय सभा की स्थापना भी किसने करी थी, राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। इसके अलावा 1828 में इन्हीं के द्वारा किसकी स्थापना करी गई थी, ब्रह्म सभा की। और यही ब्रह्म सभा 1830 में जाकर के क्या बन गया था, ब्रह्म समाज। ब्रह्म सभा ही क्या बन गया था, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन रॉय, राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर सेकंड ने। राजा राम मोहन रॉय ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस, मींस बोले तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक। राजा राम मोहन रॉय को ही कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक। चलिए भाई नेक्स्ट, अगला क्या कहता है, आर्य समाज की बात कर रहा है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी 1875 में इन
1875। ये एक रिफॉर्म मूवमेंट था, समाज सुधार आंदोलन था, और दयानंद सरस्वती जी के द्वारा शुरू किया गया था। और यही स्वामी दयानंद सरस्वती हैं जिनके द्वारा एक फेमस स्लोगन भी दिया गया है, कोई बताएगा मुझे? वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का मतलब क्या है? गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदास का मतलब होता है वेदों की ओर लौटो। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही वो व्यक्ति हैं जिनकी एक बड़ी ही फेमस सी किताब है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आपको याद आ रही हो अगर तो, सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब भी इन्हीं की है। सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब भी इन्हीं की है। तो ये हो गए स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, गो बैक टू वेदास। मार्टिन लूथर। हाँ, सती सिस्टम को भी राजाराम मोहन रॉय ने भैया विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के खत्म करवाया था। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अहमद खान है गई है। हाँ, ये तो रहे सैयद अहमद खान। तो अलीगढ़ मूवमेंट की अगर हम बात करें, ये भी एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, है ना, समाज सुधार आंदोलन था। ये भी किसके द्वारा चलाया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था ये, सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मूवमेंट चलाया गया था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यंग बंगाल मूवमेंट। एक्चुअली कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। उनके जो स्टूडेंट थे वो यंग बंगाली कहलाते थे, और उन्हीं के द्वारा चलाया गया आंदोलन कहलाया यंग बंगाल मूवमेंट, जिन्होंने महिला एजुकेशन के लिए भी, महिला सुधार के लिए भी, इक्वलिटी के लिए भी काफी काम किया है। तो हेनरी डेरोजियो आप कह सकते हो, हेनरी डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो इनका नाम था। 31वां प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें, आप सबको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। कहां पर की गई थी? आप सब लोग जानते हो, इनकी स्थापना बॉम्बे में की गई थी। अगर बात करें कि इसके फाउंडर कौन है आईएनसी के, तो ये भी आप लोग जानते हो, ए ओ ह्यूम, यानी एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम ही आईएनसी के फाउंडर हैं, एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम। और अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो सारे बच्चे जानते हैं कि आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट थे मेरे भाई डब्ल्यूसी बनर्जी, यानी कि विमेश चंद्र बनर्जी। इसके अलावा फर्स्ट मुस्लिम बात करें, फर्स्ट मुस्लिम बात करें तो वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कब बने थे, कोई बताएगा मुझे? बदरुद्दीन तैयब जी 85, 86 और 87, तो 1887 में बने थे। अगर फर्स्ट नॉन इंडियन की बात करें, नॉन इंडियन प्रेसिडेंट या फिर फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट, वो कौन थे? जॉर्ज यूल। कौन भैया? जॉर्ज यूल। साल कोई बताएगा? इलाहाबाद में बने थे 1888। अगर पहली महिला की बात करें, फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट, फर्स्ट महिला की बात करें तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन से साल बनी थी? तो ये 1917 में। कहां पर? कलकत्ता में। इसके अलावा फर्स्ट भारतीय महिला की बात करें तो फर्स्ट भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? तो फर्स्ट भारतीय महिला बनी थी मेरे भाई सरोजनी नायडू, कानपुर सेशन। सरोजनी नायडू, कानपुर सेशन 1925। 1925। इसके अलावा गांधी जी की बात करें, गांधी जी अध्यक्ष कब बने थे? तो गांधी जी अध्यक्ष बने थे बेलगांव सेशन 1924। कौन सा? बेलगांव सेशन कब हुआ था? 1924 में। इसके अलावा अगर पूछे आपसे फर्स्ट टाइम गांधी जी ने आईएनसी की कौन सी सेशन अटेंड की थी, तो 1901 की कलकत्ता सेशन। फर्स्ट टाइम गांधी जी आईएनसी के किस सेशन में आए थे? 1901 के कलकत्ता सेशन में आए थे। इसके अलावा आईएनसी का वो सेशन बताइए, आईएनसी का वो सेशन बताइए जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई हो, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई हो, पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई हो, तो वो कौन सा था? 1929 का लाहौर सेशन। कौन सा था? लाहौर सेशन। इसके अलावा आपसे पूछे यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू यहाँ के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे कि आईएनसी का वो सेशन बताइए जिसमें फंडामेंटल राइट्स की मांग उठाई गई हो, तो 1931 का कराची सेशन। 1931 का जो कराची सेशन था, इसमें भैया अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सरदार पटेल। सरदार
पटेल यहाँ के अध्यक्ष थे और इसमें किसकी मांग उठाई गई थी? फंडामेंटल राइट्स की मांग उठाई गई थी। प्यारे बच्चों, इसके अलावा आपसे पूछ लेता है कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष कब बने थे? तो हरिपुरा एंड त्रिपुरी सेशन 1938 का जो हरिपुरा सेशन था और 1939 का जो त्रिपुरी सेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। लेकिन 1939 के त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता त्याग दी थी क्योंकि गांधी जी को पसंद नहीं आया था, और त्याग करके सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी बना ली थी, दैट वाज फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। चलिए भैया, आंसर तो बता दो। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन हो गए? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन बोले तो बॉय। हाँ, बॉय। अगला देखो भैया, 32वां प्रश्न। सूरत स्प्लिट। भैया सूरत स्प्लिट में आईएनसी दो भागों में बट गई थी। एक्चुअली जो आईएनसी है ना, आईएनसी, इस आईएनसी के दो फेज रहे हैं। कौन सा? एक तो है मॉडरेटर्स, जिसमें पुराने लोग हुआ करते थे, पुराने लोग जो ये मानते थे भैया ब्रिटिश लोग हैं, इनसे अगर हम अपील कर लेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग रखेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोग मान जाएंगे। तो इन्हें बोला जाता है नरम दल के लोग। क्या बोला जाता है? नरम दल के लोग। इनका दबदबा रहा था 1885 से लेकर के 1905 तक। लेकिन 1905 में युवा लोगों ने, नए लोगों ने और ज्यादा यूथ ने जब आईएनसी को ज्वाइन किया तो उन्हें बोला जाता है तोड़ फोड़ करने वाले लोग, उन्हें बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट लोग। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है गरम दल, गरम दल। और ये भैया 1905 से लेकर के इनका जो दबदबा है कहीं ना कहीं 1919 तक रहा है, क्योंकि 1919 में फिर गांधी जी आ चुके थे, फिर गांधी जी की विचारधारा से आईएनसी आगे बढ़ने लगी थी। तो प्यारे बच्चों, इस सब के बीच में 1907 में एक सेशन हुआ था आईएनसी का। आईएनसी का एक सेशन हुआ था जिसको बोलते हैं सूरत सेशन। क्या हुआ था? सूरत सेशन। यहां पर आईएनसी स्प्लिट हो गई थी। आईएनसी यहां पर स्प्लिट हो गई थी नरम दल और गरम दल में, नरम दल और गरम दल में। इस दौरान जब लड़ाई हुई तो गरम दल को बाहर निकाल दिया गया और आईएनसी में सिर्फ नरम दल बचा, और यहाँ के अध्यक्ष बने रास बिहारी घोष। बोस नहीं, बोस तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1912 में बम फेंका था वायसरॉय के ऊपर, वो नहीं, हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था। रास बिहारी घोष, जीएचओएससी वाले, तो ये नरम दल के लोग थे। तो ये सूरत स्प्लिट हुआ था। तो यहाँ पर मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट में आईएनसी डिवाइड हो चुकी थी। ठीक है, हाँ जी। मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल। द फेमस पूर्ण स्वराज, ये तो अभी बात करी थी, लाहौर सेशन ऑफ 1929। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यहां पर अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। वैसे गांधी जी बने थे लेकिन गांधी जी ने अपनी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी को दे दी थी। ये कहानी हो गई यहां तक की। अगला देखेंगे मेरे भाई, द लखनऊ पैक्ट वॉज। लखनऊ पैक्ट सबसे पहली बात तो 1916 में हुआ था, जब दोबारा से एक्सट्रीमिस्ट लोग जेल से बाहर आ गए थे तो मिलजुल करके काम करना चाहते थे। और यहां पर 1916 में बीजी तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में दो लोगों ने मिलकर के, एक तो थे बीजी तिलक और दूसरा कौन थी? प्लस एनी बेसेंट। तो इन दोनों ने मिलकर के एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम क्या था? आप सब लोग जानते होंगे, होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन। और जब होम रूल मूवमेंट चलाया था तो ये लोग चाहते थे कि सब लोग साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी वजह से आईएनसी से भी एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेटर्स को भी मिलवाया था, दोबारा से इकट्ठे करवाया था आईएनसी के 1916 के लखनऊ सेशन में, और वहीं पर मुस्लिम लीग को भी बुलाया था। तो मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में जो पैक्ट हुआ था उसी को लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। ये किस किस के बीच में हुआ था? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग प्लस आईएनसी के बीच ये पैक्ट साइन हुआ था जिसको बोलते हैं लखनऊ पैक्ट 1916 में। ठीक है, और यहाँ पर आईएनसी का सेशन भी लखनऊ में हुआ था। एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जिसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, हाँ। चलिए भाई देखेंगे, तो ये हो गया। अगला देखेंगे 35वां प्रश्न। करो भाई, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज है ना, 1/3 तो हो गया हमारा काम, लेकिन 1/3 होने में लगभग 45-50 मिनट लग गई हैं। तो थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करो, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करो कि अगले इस 45 से 50 में 2/3 भी हो जाए, है ना। तो लगभग 90 मिनट के आसपास में हमारी क्लास भी हो जाए।
देखते हैं कितना समय लगेगा, लेकिन अब स्पीड इंक्रीज करते हैं। जनगण मन कल भी बात करी थी हमने, सबसे पहले कब गाया गया था? कलकत्ता सेशन में, है ना। 1911 का कलकत्ता सेशन सबसे पहले तभी गाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी जी प्रिसाइडेड ओवर द बेलगांव सेशन ऑफ 1924। ये तो हमने बात कर ली थी, बेलगांव सेशन ऑफ द 1924। अगर 1917 की बात करें तो यहां पर अध्यक्ष कौन बनी थी प्यारे बच्चों? यहां पर अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी आईएनसी की। 1929 में कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। 1931 में कौन बने थे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे यहां पर जो अध्यक्ष हैं। ये तो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आ जाइए अगला देखिए, पटेल पहले ऐसा लग रहा है, पटेल, सरदार पटेल बने थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, सुभाष चंद्र बोस। यही मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, और सुभाष चंद्र बोस वाला क्वेश्चन ही पूछ लिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो 1938 में एक सेशन हुआ था जिसको क्या बोलते हैं? हरिपुरा सेशन। तो हरिपुरा सेशन में अध्यक्ष बने थे। दूसरा 1939 में एक सेशन हुआ था जिसको बोलते हैं त्रिपुरी सेशन। तो त्रिपुरी सेशन में भी बने थे, लेकिन बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया। त्रिपुरी सेशन से सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया। त्रिपुरी सेशन से जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने के बाद अपनी एक अलग ही पार्टी बना दी। और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में अपनी एक अलग ही पार्टी बना दी जिसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। आपसे पूछ लेता है कई बार कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसकी पार्टी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक जो नई पार्टी थी, न्यू पार्टी का गठन कर दिया सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये चीज याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। चले भाई, ओके। तो आंसर क्या? सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर बट लेटर रिजाइन ड्यू टू डिफरेंसेस इन द महात्मा गांधी। तो 1939। अच्छा, ये तो 30 इन विच ईयर इलेक्टेड, तो 1938 में इलेक्ट हुए थे हरिपुरा में, और 39 त्रिपुरी में इन्होंने कर दिया था रिजाइन। ठीक है ना। और रिजाइन करने के बाद एक नई पार्टी बना दी थी, तो हरिपुरा एंड त्रिपुरी। नेक्स्ट अगला, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। आपसे पूछा 1942 की बात है। 1942 में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था एक्चुअली। गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट। और जब इसको चलाने की बात आई थी सब मना कर रहे थे। गांधी ने कहा ना, मैं तो एक मुट्ठी रेत रेत से भी आईएनसी से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। सबने कहा नाराज काहे होते हो, चलो मिलजुल के डिसाइड करते हैं। गांधी ने कहा डिसाइड तुम करो, मैंने तो कर चुका हूं, मैं तो आंदोलन करूंगा मतलब करूंगा, तुम्हें आना है नहीं, तुम देखो। तो यहीं पर भैया बॉम्बे सेशन हुआ था, और बॉम्बे सेशन में डिसाइड हुआ था कि ठीक है चलाते हैं। और वहीं पर गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, डू और डाई, करो या मरो का नारा। तो यहां पर ये कौन सा सेशन था? 1942 का बॉम्बे सेशन। ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। अगला देखेंगे मेरे भाई, रीजन और असर्शन का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि द अर्ली लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द अर्ली लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नोन एज मॉडरेटर्स, बिल्कुल सही बात है, हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर पॉलिसी, कि भैया फेयर प्ले, कि भैया ब्रिटिश मान जाएंगे, थोड़ा बहुत हम करेंगे धरना प्रदर्शन वगैरह, ब्रिटिश मान जाएंगे, इसीलिए तो इन्हें नरम दल के लोग कहा जाता है। बिल्कुल सही है। दे अडॉप्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, ये संवैधानिक अप्रोच लगाते थे। यूज पिटिशंस, अपनी फाइल वगैरह भेजा करते थे, लेटर लिखते थे, जो है पत्र लिखते थे, प्रेयर्स करते थे, प्रोटेस्ट करते थे अपनी डिमांड को मनवाने के लिए। एज दे बिलीव्ड दैट ब्रिटिश वुड इवेंचुअली ग्रांट देम सेल्फ गवर्नमेंट, और वो मतलब कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ब्रिटिश प्रदान करेंगे, ऐसा नरम दल वाले लोग मानते थे। इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ए। चलिए भाई नेक्स्ट, ये भी रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन है।
द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907, ध्यान से पढ़ा करो, आंसर तुरंत की तुरंत आएगा। द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 वाज अ मेजर इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है, एक मेजर इवेंट था, जिसने इतनी बड़ी आईएनसी को तोड़ के रख दिया, तो एक मेजर इवेंट तो था ही। Their split was a result of major ideological differences between the moderators and extremists. यह इसलिए हुआ था क्योंकि नरम दल के और गरम दल के विचारों में डिफरेंस था। भाई बिल्कुल सही बात है, नरम दल वाले प्यार से चीजें अपनाना चाहते थे और एक्सट्रीमिस्ट मतलब तोड़ फोड़ के, वो कहते थे कि इस गूंगी अंधी बहरी सरकार के कानों में जूं तभी रहेगी जब जाके हम कान पे हथौड़ा बजाएंगे। ओवर द मेथड्स अचीविंग पॉलिटिकल गोल्स पर्टिकुलरली द डिमांड फॉर स्वराज, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही चीजें सही हैं। इसका मतलब आंसर क्या है? ए, ऑप्शन ए। तो रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। आराम से समय लेके पढ़ो। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अ मेजर ब्रिटिश पॉलिसी, एक बड़ी पॉलिसी थी भाई। बंगाल को दो पार्ट्स में आप विभाजित कर रहे हो, बंगाल के दो हिस्से कर रहे हो, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। आज वाला वेस्ट नहीं है, उस समय का अलग था। तो वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल में आप कह रहे हो हिंदू लोग रहेंगे, वेस्ट बंगाल में मुस्लिम लोग रहेंगे। तो एक बड़ी पॉलिसी थी, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ये काम कब किया गया था? 1905 में। किसके द्वारा? उस समय वाइसरॉय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस समय भैया भारत का वाइसरॉय हुआ करता था, ये किया था। तो आपसे पूछा है कि बंगाल विभाजन एक प्रमुख ब्रिटिश नीति थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन घोषित करने का कारण क्या था? क्योंकि भैया ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना चाहते थे, एक्चुअल रीजन तो ये था। लेकिन इन्होंने क्या रीजन दिया था? ब्रिटिश लोगों ने ऑफिशियली क्या रीजन दिया कि भैया बंगाल तो बहुत बड़ा है, इसका प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए। अगर हम इसके दो हिस्से कर देते हैं तो यहां से एक की बजाय दो राज्य बन जाएंगे, दो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाएंगे, तो भैया राज्य का विकास ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इन्होंने कारण दिया था। टू सप्रेस द फ्रीडम मूवमेंट, टू इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टू बिल्ड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। ना तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा ना प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा। अब आएगा स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए या प्रशासनिक क्षमता में सुधार के लिए। तो ये इन्होंने जो आंसर दिया था वो क्या था? गिवन बाई। यहां क्या पूछा है? द स्टेटेड रीजन गिवन बाई, गिवन बाई। एक्चुअल रीजन तो ये वाला ही था, मतलब ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना चाहते थे, जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का गढ़ था बंगाल, उसको खत्म करना चाहते थे। लेकिन ये तो रियलिटी थी, इन्होंने जो रीजन दिया था वो तो यही था कि प्रशासनिक सुधार करना चाहते हैं। 42वां क्वेश्चन है द स्वदेशी मूवमेंट सो सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय द वीमेन। स्वदेशी मूवमेंट में महिलाओं का काफी रोल प्ले किया गया। स्वदेशी मूवमेंट, सबसे पहली बात तो जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी के बाद हुआ स्वदेशी मूवमेंट। ये एक पहला नेशनल मूवमेंट था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ही यही था कि हमें विदेशी चीजों का बहिष्कार करना है और स्वदेशी चीजों को अपनाना है। तो इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। इसका मतलब महिलाएं भी स्वदेशी चीजें घर घर तक पहुंचाएंगी, स्वदेशी चीजों का यूज करेंगी, विदेशी चीजों का बहिष्कार करवाएंगी। तो दे लीड पब्लिक प्रोटेस्ट एंड मास गैदरिंग, उन्होंने सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन और सामूहिक समारोहों का नेतृत्व किया। दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन बाइकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स एंड प्रमोटिंग स्वदेशी प्रोडक्ट। यही तो होगा भैया, जब स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ही क्या है कि ब्रिटिश प्रोडक्ट जो है उनको खत्म करना है, उनका यूज नहीं करना, स्वदेशी चीजों का यूज करना है। चलिए भाई, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बॉय। अगला देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अमर सोनार बांग्ला गाया गया था इसी दौरान, है ना? जब ये पार्टीशन हो रहा था तो अमर सोनार बांग्ला गाया गया था, जो आगे चल करके बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन गया। ऑप्शन नंबर यार, क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा होगा, तो इसी वजह से प्यार से पढ़ा करो इन सबको, ठीक है? अगला देखो, द स्वदेशी मूवमेंट वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन नेशनलिज्म। हाँ भैया, स्वदेशी मूवमेंट काफी ऐतिहासिक कदम रहा, काफी टर्निंग पॉइंट रहा। इसी का देखो, स्वदेशी मूवमेंट जब चला, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ जिसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट की वजह से सूरत स्प्लिट हुआ, आईएनसी दो हिस्सों में टूटी, इसी की वजह से मुस्लिम्स की पार्टी बनी, वहां पर मुस्लिम लीग बनी, मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट बने, वहीं से हिंदू मुस्लिम के विवाद शुरू हुए, जो विवाद शुरू हुए फिर वो आज तक भी चल ही रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद में एक प्रमुख मोड़ था।
इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर किस नई राजनीतिक विचारधारा को जन्म दिया? मॉडरेट नेशनलिज्म, रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म या फिर लिबरलाइजेशन? देखिए मेरे भाई, अभी अभी मैंने आपको एक चीज करवाई थी, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था, ये आप सब लोग जानते हो। और जब स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था तो आईएनसी का 1905 के बाद क्या फेज रहा? एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म ही तो आएगा, है ना? तो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म ही आएगा, उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, युवा लोग थे। स्वदेशी मूवमेंट एनकरेज द न्यू फॉर्म ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। स्वदेशी आंदोलन ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक नए रूप को प्रोत्साहित किया। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था स्थापना की गई थी? देखिए, जब हम विदेशी चीजों का बहिष्कार कर रहे थे, स्वदेशी चीजों का यूज कर रहे थे, तो स्कूल भी तो हमें स्वदेशी चाहिए। तो इसी वजह से यहां पर शुरुआत हुई थी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की, शांति निकेतन की, द एशियाटिक सोसाइटी की, द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की। बताइए भाई फटाफट से। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अगला फटाफट 45 क्वेश्चन कर दिया हमने। रीजन और असर्शन वाला क्वेश्चन आ गया, पढ़ो। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, मॉडर्न इंडिया पूरी होने वाली है, 10-5 क्वेश्चन और होंगे, उसके बाद फिर हम एंशिएंट और मेडिवल के क्वेश्चन करेंगे। वाज प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर बाय द ब्रिटिश टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस इन द प्रोविंस। 1905 में बंगाल का विभाजन प्रांत में शासन की दक्षता में सुधार लाने के लिए, प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक विशुद्ध प्रशासनिक उपाय था। अच्छा, the partition was aimed at dividing the Bengali speaking population on religious lines and weakening the rising nationalist movement in the region। तो भैया ये वाला तो सरासर गलत है। अगर इसमें ये देता कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा दिखाया तो मैं मान लेता कि सही है। अगर ये कहता कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा दिखाया तो मैं मान लेता कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था, लेकिन इसने ये नहीं कहा, दिखाया। ये तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि भैया ऐसा किया था, नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन नहीं था, ये तो भैया हिंदू मुस्लिम जो एकता को तोड़ना चाहते थे, रिवॉल्यूशन एक्टिविटीज को खत्म करना चाहते थे, ये था कारण। तो दूसरा वाला सही है। हिंदी बंगाली स्पीकिंग पीपल, भैया डिवाइड कर रहे हो तुम, एक तरफ हिंदू कर रहे हो, एक तरफ बाकी सब कर रहे हो। वीकनिंग द राइजिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो इतने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, राष्ट्रीय आंदोलन थे, उन सबको कमजोर करना चाह रहे हो, तो ये वाला सही है। एज फॉल्स आर इज ट्रू, ये तो रहा एज फॉल्स आर इज ट्रू। नेक्स्ट देखो, 50 करते हैं फटाफट से। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई है भैया 1906 में हुई है, 31 दिसंबर 1906 में हुई है। कहां पर? ढाका, ढाका में हुई है। ढाका का नवाब हुआ करता था जिसका नाम क्या था? भाई सलीमुल्लाह खां। तो सलीमुल्लाह खां के द्वारा, तो ढाका का नवाब हुआ करता था सलीमुल्लाह खां, उसी के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसके साथ एक और व्यक्ति था, पुणे का नवाब भी था, जिसका नाम था आगा खां। तो सलीमुल्लाह खान था, ये तो था, इसके साथ पुणे का नवाब भी था, जिसका नाम क्या था? आगा खान उसका नाम हुआ करता था। लेकिन स्थापना कहां पर हुई थी? ढाका में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 48th क्वेश्चन। द होम रूल मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो 1929 में रखा गया एम। डोमिनियन स्टेटस कह लो या सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, कि हे ब्रिटिश लोगों, शासन तुम ही चलाते रहो, लेकिन इंडिया का पैसा वैसा जो कुछ भी आ रहा है उसको इंडिया के डेवलपमेंट के लिए लगाओ। जैसे ब्रिटेन में डेवलपमेंट तुम कर रहे हो वैसे इंडिया में भी करो, इंडिया के पैसे से करो, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर के आओ, हर चीज के लिए जिम्मेदार बनो। तो इसी को बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। ऑप्शन नंबर बॉय। नेक्स्ट है 49, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। भैया लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था जब कैपिटल शिफ्ट की जा रही थी कलकत्ता से लेकर के दिल्ली, तो उस समय वायसरॉय था लॉर्ड हार्डिंग। इसी लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग ही तो है। किसने फेंका था? रास बिहारी बोस। अब आएंगे बोस, BOSE वाले बोस। घोष नरम दल के थे और बोस गरम दल के थे। चलिए, अरे बात है नहीं भाई, देखो बात है नहीं। अब देखो 50वां प्रश्न हो गया। द लखनऊ पैक्ट 1916। लखनऊ पैक्ट भैया 1916 में हुआ था, मैंने बताया था किस किस के बीच में? INC के और मुस्लिम लीग के बीच में। तो मुस्लिम लीग ने तो कहा था कि हे INC, हम तुम्हारा आंदोलन में साथ देंगे,
और आईएनसी ने कहा था ठीक है मुस्लिम लीग, हम तुम्हारे सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार करेंगे, जो तुम्हें अलग से पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया है उससे स्वीकार करेंगे, जो आईएनसी की थोड़ी सी भूल थी। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स जो थे इसको स्वीकार कर लिया था आईएनसी ने। इट एक्सेप्टेड विच की डिमांड फॉर द मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की डिमांड थी उसको भैया स्वीकार कर लिया था आईएनसी ने, अलग इलेक्शंस वाली। ये हो गए भाई 50 प्रश्न। 63 मिनट में 50 प्रश्न हमारे हो गए, ऑलमोस्ट 50-60, मतलब 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटे में 50 प्रश्न हो गए। अब उड़ाते हैं जल्दी से अगले 50 प्रश्न। तो पहले 50 प्रश्न में अगर 1 घंटा लगाया तो दूसरे में कम से कम 20 मिनट लगनी चाहिए। देखो 20-25 मिनट में उड़ा ही देने हैं, जल्दी से करना। आप देखना, तुम स्पीड देखो। अब तुम कोमागाटा मारू इंसिडेंट जो हुआ था, आपसे पूछा है शिप रिटर्निंग फ्रॉम द पोर्ट इट वाज डिनाइड एंट्री टू वैंकूवर कनाडा। ये कनाडा में जा रहा था एक जहाज, कहां से आया था? हांगकांग से। तो हांगकांग से जहाज कनाडा जा रहा था वैंकूवर आइलैंड, जिसको एंट्री नहीं मिली थी। यार बड़ा क्वेश्चन है, मैं जल्दी निपटाने की बात करता हूं, यह थोड़ा चलो पढ़ते हैं, हो जाएगा। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज अ मेजर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट दैट हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। स्वदेशी आंदोलन एक प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन था जिसका भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। बिल्कुल पड़ा। दूसरा है द मूवमेंट एडवोकेटेड फॉर द यूज ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड द बाइकआउट ऑफ इंडिजिनियस। अबे क्या बात कर रहा है, जो कर रहा है यूज ऑफ ब्रिटिश गुड्स और बाइकआउट ऑफ इंडिजिनियस है इंडस्ट्रीज टू प्रमोट अ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस अमंग द इंडियन पीपल। इस आंदोलन ने भारतीय लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश वस्तुओं के उपयोग और स्वदेशी उद्योगों के बहिष्कार। अब उल्टा करो इसको, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स ये रहा। समझ रहे हो, उल्टा कर दिया उसने। एक्सप्लेनेशन में ये चीज तो सही कर दी कि आत्मा क्या लिखा है इसमें, आत्मा करके कुछ आत्मनिर्भरता को की भावना को बढ़ावा देना, लेकिन बाकी चीज उल्टी कर दी। कर तो रहे हैं, आराम से करेंगे, अरे छोड़ेंगे थोड़ी कुछ। चलिए भाई, अ फेमस इंसिडेंट इन साउथ अफ्रीका इन्वॉल्व महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था मैरिजबर्ग स्टेशन पर। तो महात्मा गांधी जी को मैरिजबर्ग स्टेशन पर बाहर फेंका गया था और इस बात का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा गांधी जी की लाइफ पर। नटाल इंडियन कांग्रेस गांधी जी के द्वारा बनाई गई थी साउथ अफ्रीका में, है ना। नटाल इंडियन कांग्रेस साउथ अफ्रीका में बनाई गई थी। और जितने भी इंडियंस थे या जो काले लोग थे उनका पूरा ग्रुप था जिसे नटाल इंडियन कांग्रेस कहते थे। और गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही इन सभी के लिए मतलब गांधी जी का जो आश्रम था उसको क्या बोलते थे? फिनिक्स आश्रम। क्या बोलते थे? फिनिक्स आश्रम। जहां गांधी जी रहते थे साउथ अफ्रीका में उसको बोलते थे फिनिक्स आश्रम। और ये लोग जब सरकार से बेघर हो गए थे, ठेकेदार वगैरह ने भी निकाल दिया था, तो इनके लिए गांधी जी ने क्या बनाया था? टॉल्स्टॉय फार्म हाउस बना दिया था जिसमें ये लोग वहां पर रहते थे। टॉल्स्टॉय फार्म हाउस से बोलते थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी जी? इंडियन ओपिनियन, यही तो था। बिल्कुल सही कहा। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका इज अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ गांधी जी स्ट्रगल अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध गांधी जी के संघर्ष का विस्तृत विवरण है। यह पुस्तक मूल रूप से, अरे हिंद स्वराज आप सबको पता तो है, इसी में तो डिटेल्ड डेफिनेशन है। हिंद स्वराज नामक जो किताब है, जो हिंद स्वराज नामक किताब है, इसी में डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ सत्याग्रह है। तो गांधी जी के द्वारा जो हिंद स्वराज किताब है, जो साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड की यात्रा जब कर रहे थे उस दौरान गांधी जी ने 7 दिन में लिख के खत्म कर दी थी। इस किताब को ओरिजिनली कौन सी भाषा में लिखा गया था? गुजराती भाषा में। तो ओरिजिनली हिंद स्वराज जो किताब है ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है मेरे भाई, महात्मा गांधी जी फेमसली लेड अ प्रोटेस्ट मार्च इन साउथ अफ्रीका टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्लैक एक्ट ऑफ 1906। अरे इसमें जो आई कार्ड डाले जाते थे, जितने भी काले लोग हैं वो अपना आई कार्ड वाई कार्ड डाल करके रहेंगे, और ये इसका पर्पस था। तो गांधी जी इसको खत्म करना चाहते थे। तो कहाँ है? टू इम्पोज अ न्यू टैक्स नहीं, डिपार्ट इंडियंस फ्रॉम साउथ नहीं, टू मेक कंपलसरी फॉर इंडियंस टू कैरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था ये कैरी करना कंपलसरी था, इसी के खिलाफ गांधी जी ने ये प्रोटेस्ट किया था। अगला देखेंगे मेरे भाई, रीजन और असर्शन वाला क्वेश्चन है। द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड द इनजस्टिस दैट गांधी फेस्ड इन साउथ अफ्रीका। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था और जो इनजस्टिस था जो गांधी जी के साथ हुआ साउथ अफ्रीका में, वर द प्राइमरी फैक्टर दैट शेप्ड हिज पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह। इसी के कारण गांधी जी सत्याग्रह की दुनिया में कूदे। अरे भैया इससे पहले गांधी जी क्या थे? समझ रहे हो? गांधी जी नवाब थे एक नंबर के, मतलब
अरे दीवान का बेटा, वो भी लॉ कर रखा हो, लंदन से इंग्लिश फर्राटेदार बोलते थे, सूट बूट गांधी जी पहनते थे। वो तो ऐसा गांधी जी की बेइज्जती हो गई, और गांधी जी ने ले लिया ईगो पे कि हमारी बेइज्जती, हम राजकोट के दीवान के बेटे बड़ा हल्के में ले रहे हैं क्या है। तो उसके बाद गांधी जी की फिलॉसफी चेंज हुई, गांधी जी की विचारधारा चेंज हुई, और गांधी जी सत्याग्रह के मार्ग पे निकले। बिल्कुल सही है। द फेमस इंसिडेंट ऑफ बीइंग थ्रोन ऑफ अ ट्रेन फ्रॉम द मैरिजबर्ग स्टेशन वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट दैट मेड द हिम रियलाइज दैट नेसेसिटी ऑफ फाइटिंग फॉर हिज राइट्स एंड दोज ऑफ फेलो इंडियंस। भैया जो गांधी जी को मैरिजबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंका गया था, ये सबसे बड़ा गांधी जी की लाइफ का इंसिडेंट था, जिसके कारण गांधी जी को लगा कि नहीं भाई, मुझे मेरे अधिकारों के लिए लड़ना होगा, और यहाँ पर जिन भी लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है उन सब के लिए मुझे लड़ना होगा। और गांधी जी के अंदर से वो जुनून बाहर आया, और गांधी जी सत्याग्रह के मार्ग पर गए और सबके अधिकारों के लिए लड़े, और गांधी जी आज महात्मा गांधी बने। तो क्या बोलते हो, ऑप्शन क्या कर लिया जाए, ये भी सही और ये एक्सप्लेनेशन भी सही, तो आंसर भी ए सही। 58वां प्रश्न था भैया। देखो 59वां प्रश्न, ये भी बड़ा बढ़िया सा है। गांधी जी इनिशियल पॉलिटिकल एक्टिविटीज, गांधी जी की जो इनिशियल पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी साउथ अफ्रीका में, वर लिमिटेड टू प्रोफेशनल कैपेसिटी, प्राइमरली एडवोकेटिंग फॉर राइट्स एंड द इंडियन मर्चेंट्स। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियां एक पेशेवर क्षमता तक सीमित थीं, मुख्य रूप से भारतीय व्यापारियों और अधिकारों की वकालत करना गांधी जी का काम था। ठीक है। वह शुरू में राजनीतिक सक्रियता में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थे, और उनका मानना था कि कानूनी और संवैधानिक तरीके से ही लक्ष्यों को प्राप्त करके उनका एकमात्र तरीका है। ये भी सही था, तो इसी वजह से गांधी जी केस वगैरह लड़ा करते थे। तो दोनों ही सही है। आंसर क्या हो गया है, दोनों ही सही है। आंसर क्या हो गया भैया, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। अगला देखो, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में, जो कि इंडिगो के खिलाफ। बिहार में जो चंपारण जगह पड़ती है, चंपारण में जो जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, उस नील की खेती के खिलाफ गांधी जी का जो है प्रोटेस्ट था। द इंडिगो प्लांटेशन है ना, जो इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम था, नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी, उसी के खिलाफ गांधी जी ने शुरू किया था। और फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी इन इंडिया, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। जलियांवाला बाग मैस्कर जो हुआ था, वो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था। उस समय पर भैया आपसे ये पूछ रहा है ऑर्डर्ड, किसने ऑर्डर किया था गोलियां चलाने के लिए, तो ये जनरल डायर हुआ करता था, निहत्थे लोगों पर गोलियां इसने चलवा दी थी। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1920 में। 1920 में 1 अगस्त को चलाया जाना था, लेकिन बीजी तिलक की डेथ हो गई थी, तो 1 अगस्त को बनाया गया था तिलक स्वराज फंड। उसमें देखते ही देखते 1 करोड़ रुपए आ गए थे। वाला क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आ रहा है सर, ठीक है भाई। रीजन और असर्शन वाला जो भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा स्लो करेंगे। अब जो भी क्वेश्चन आएगा, अब से पहले जो निकल गया उसको दोबारा आप देखना, बहुत प्यार से समझ आएगा। छोटे छोटे से ही, ऐसे ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन अब और स्लो करेंगे, बहुत प्यार से धीरे धीरे एक एक लाइन को पढ़ के, ठीक है भैया। आ जाओ। तो यहाँ पर 1920 में 1 अगस्त को शुरू होना था, बीजी तिलक की डेथ हो गई, तो 1 अगस्त को बनाया गया तिलक स्वराज फंड। देखते देखते 1 करोड़ रुपए आ गए, फिर उसके चरखे बंटवा दिए गए थे, खादी और चरखा वगैरह, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो 1920 में चलाया गया था, गांधी जी तो देखो अहिंसा के साथ थे, लेकिन 1920 के बाद गांधी जी ने कहा भी था अगर ये ढंग से चल गया तो वी विल अटेन स्वराज विद इन अ ईयर। लेकिन जब 1 साल हो गया था तो लोग थोड़े से परेशान हो गए थे, और 1922 फरवरी 5 फरवरी 1922 यूपी के गोरखपुर में एक जगह पड़ती है चौरी चौरा, वहां पर क्या हुआ, लगभग भीड़ के ऊपर पुलिस वालों ने कुछ कमेंट कर दिया, भीड़ ने 21-22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इसे बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में, फरवरी 1922 में हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को ही बंद कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऑफ 1918। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, वहां पर क्या थे, मिल ओनर्स थे। तो मिल ओनर्स भैया काफी लंबे समय से सैलरी नहीं बढ़ाई थी, वो जो है प्लेग बोनस दे रहे थे, लेकिन जब प्लेग खत्म हो गया तो उस बोनस को तो कट कर रहे थे, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाई थी, जिसकी वजह से जो लेबर थी वो परेशान थी। गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी ने सत्याग्रह किया, भूख हड़ताल की। ये गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी भारत में, और इसके बाद इनको 35% इनकी सैलरी बढ़वा दी, इंक्रीमेंट करवा दिया, और ये भी सक्सेसफुल रहा। तो ये किस लिए थे भैया, प्लेग बोनस कटेल हो रहा, तो प्रोटेस्ट बाय वर्कर्स फॉर व्हाट रीजन, तो प्लेग बोनस बोनस के लिए है ना,
प्लेग बोनस के लिए यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो गांधी जी ने इनकी सैलरी बढ़वा दी थी। बारदोली सत्याग्रह 1918 का सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा लीड किया गया था। सरदार भी क्या, वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा लीड किया गया था। और जब ये सक्सेसफुल रहा, बारदोली एक जगह पड़ती है गुजरात में, ठीक है, बारदोली एक जगह है गुजरात में, तो किसानों के लिए प्रोटेस्ट था। जब ये सक्सेसफुल रहा तो बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, और तभी से वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो सरदार का टाइटल है, ये वल्लभ भाई पटेल को इसी के दौरान मिला था। किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने दिया था। 65th है, द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA was a revolutionary organization in India। यह भारत में एक क्रांतिकारी संगठन था। इट was founded by which prominent revolutionary leader? कौन से थे? चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर बॉय। Next, who was the famous revolutionary leader who threw a bomb in the Central Legislative Assembly? बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला, राजगुरु सुखदेव, कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे, जिन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था दिल्ली में, है ना, भगत सिंह के साथ मिलकर के। द काकोरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1925 की जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी थी भैया, लूट कर दी गई थी, जो रॉबरी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज वर इन्वॉल्वड इन द? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। अगला है सेकंड बैटल ऑफ तराइन। अच्छा देखो, मॉडर्न के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, लगभग 67 क्वेश्चन किए मॉडर्न हिस्ट्री के। कितने? लगभग 67, 150 क्वेश्चन है हमारे पास टोटल, तो 150 में से 67 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के थे। अब आगे मेडिवल के, इसको भी फटाफट से उड़ाते चलेंगे। द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। अब जो तराइन का दूसरा युद्ध था, किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गौरी के। तो पृथ्वीराज चौहान तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, और मोहम्मद गौरी के। दिस बैटल इज कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच रूल? मुस्लिम रूल। क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने, वहीं से 1192 की ये बात थी, 1192 की, तो 1193 में ही तो मुस्लिम रूल की शुरुआत हुई थी। तो मुस्लिम रूल तो है नहीं यहाँ पर, या दिल्ली सल्तनत की बात मान लो फिर। अब क्या करें, क्योंकि ये भी तो मुस्लिम रूल ही तो था। तो टर्किश हुआ करते थे, ये टर्किश इन्वेजन के तहत हम इनको पढ़ते हैं। टर्किश लोग थे जो अफगानिस्तान से भारत में आए थे, तो ये दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनवी की जो बात करें, इसने भारत में 17 बार आक्रमण किया है। इसने भारत में 17 बार आक्रमण किया है। किस लिए आता था ये? धन कमाने के लिए। मंदिरों को तोड़ करके लूट लेता था ये, इसीलिए इसको बुत शिकन भी कहा जाता है, मूर्ति भंजक कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिरों की मूर्तियों को तोड़वा देता था और धन लूट करके ले जाता था। इमेंस वेल्थ इसने क्रिएट करी यहाँ से। तो ये इस्टेब्लिशमेंट परमानेंट एम्पायर इन इंडिया, ना ना ना, ये तो 17 बार क्यों करता? फिर तो अटैक करता और अपना एम्पायर से स्टेब्लिश करता। स्प्रेड इस्लाम नहीं, इसका प्लंडर वेल्थ एंड डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, धन लूटना और मंदिरों को नष्ट करना इसका प्राइमरी मकसद था। धन लूट लेता था और मूर्तियों को तोड़वा देता था, इसी वजह से इसको बुत शिकन कहा जाता है, मूर्ति भंजक। ये जो महमूद गजनवी है, इसी को और किस नाम से जाना जाता है? मूर्ति भंजक के रूप में जानते हैं इसी को। मूर्ति भंजक के रूप में या बुत शिकन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 70वां। Who was the founder of मामलुक यानी स्लेव डायनेस्टी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1206 से लेकर के 1290 तक रहा है, 1206 से 1290 तक। तो इसी को मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, और इसी डायनेस्टी को इलबारी वंश भी कहते हैं, इलबारी डायनेस्टी। ठीक है, तो चाहे तो इलबारी डायनेस्टी कह दे, चाहे स्लेव डायनेस्टी कह दे, और चाहे मामलुक डायनेस्टी कहते, गुलाम वंश कह दे, बात वही है। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। रजिया सुल्तान वॉज द ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। आपने सुना होगा, रजिया गुंडों में फंस गई। इसका शासनकाल था 1236 से लेकर के 1240 तक। इल्तुतमिश इस रजिया का पापा हुआ करता था। इसका शासनकाल 1211 से लेकर के 1236 तक हुआ करता था। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था प्यारे बच्चों, वो 1210 से लेकर के 1206 से लेकर के 1210 तक था। चलिए नेक्स्ट, अगला। द चहलगानी और तुर्क चहलगानी, एक्चुअली मुख्य 40 गुलाम हुआ करते थे, और मुख्य 40 गुलामों का जो ग्रुप था वही था तुर्क चहलगानी या दल चालीसा। तुर्क चहलगानी इसको कहते थे, या इसी को क्या कहते थे? दल चालीसा, क्योंकि ये मुख्य 40 गुलामों का ग्रुप था, दल चालीसा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा।
और इसी के द्वारा भैया आपका जो है कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी पूरा कराया गया था। यही कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था जिसके द्वारा टका की शुरुआत की गई थी। टका या टंका जिसे कहते हैं, जीतल की शुरुआत की गई थी। अलाई दरवाजा किसने बनवाया भैया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। तुगलकाबाद फोर्ट किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद फोर्ट की जो है स्थापना किसने करवाई थी? गयासुद्दीन तुगलक। यही तुगलकाबाद तुगलकाबाद फोर्ट बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, है ना। लकड़ी के महल में से गिर गया था, हाथी ने महल को ढा दिया था और ये निपट गया था। तुगलकाबाद अब तो खैर दिल्ली में आता ही है। सल्तनत ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1206 से लेकर के 1526 तक है। तो वैसे तो ये 13th सेंचुरी से शुरू होता है और 16th सेंचुरी तक जाता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, 16th लास्ट इसी में। तो मुस्लिम रूल की शुरुआत जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी शुरुआत तो 1194 से ही हो गई थी। तो फिर 12th सेंचुरी मान लो, 12th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड था वहीं से, तो यहाँ से 12th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी तक। अगला कह रहा है रीजन और असर्शन वाला क्वेश्चन है। अब देखो इसको प्यार से पढ़ते हैं, किसको समझ नहीं आ रहा ध्यान से सुनिएगा। द टाइटल ऑफ सुल्तान, सुल्तान की जो उपाधि थी, वॉज नॉट फॉर्मल एंड इंडिपेंडेंट पोजीशन अंटिल द रेन ऑफ इल्तुतमिश। भैया इल्तुतमिश से पहले तो ये मिली नहीं थी। इल्तुतमिश ने तो इस उपाधि को लीगली हासिल किया था बगदाद के खलीफाओं से, तो इससे पहले तो ये फॉर्मल नहीं थी। और इल्तुतमिश ने हासिल करने के बाद ये कहा था कि अब मेरे बाद जो कोई भी दिल्ली सल्तनत का राजा बनेगा, हर वो राजा सुल्तान होगा। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक डेस्पाइट बीइंग द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, ये दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था और गुलाम वंश का भी फाउंडर था। डिड नॉट अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड रूल्ड एज लाख बख्श, द टाइटल सिग्निफाइंग इज जेनरोसिटी। कुतुबुद्दीन ऐबक वंश का संस्थापक होने के बावजूद सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और लाख बख्श के रूप में शामिल किया, जो उसकी उदारता का प्रतीक है। भाई सुनो, अब ये कह रहा है कि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये बोलता कि सुल्तान की उपाधि इसको बगदाद के खलीफाओं से नहीं मिली, तब तक तो ठीक था, लेकिन ये कह रहा है धारण ही नहीं करी। ऐसा नहीं था, धारण ही नहीं करी, तो धारण तो करी थी लेकिन ऑफिशियली बगदाद के खलीफाओं से नहीं मिली थी। तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। आई बात समझ में? ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। हाँ, 76वां क्वेश्चन है ना, 3/4 क्वेश्चन हो गए। अच्छा 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लोगे तो मुश्किल लग रहा, पर देखेंगे। अभी भी तो किए हैं 10 मिनट में, नहीं 20 मिनट में करें, अभी हमने 25 क्वेश्चन। चलो देखते हैं जो भी होगा। द चहलगानी या दल चालीसा, जो 40 लोग हुआ करते थे, वॉज अ ग्रुप ऑफ टर्किश नोबल्स दैट हैड सिग्निफिकेंट पावर एंड इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ द इल्तुतमिश। बिल्कुल सही कहा कि इल्तुतमिश के शासनकाल में जो मुख्य 40 गुलाम हुआ करते थे उन्हीं को तुर्क चहलगानी या दल चालीसा कहते हैं। ठीक है। जो बलबन था, ग्यासुद्दीन बलबन था, to consolidate his power adopted a policy of breaking the power of चहलगानी। चहलगानी को खत्म कर दिया था भैया ग्यासुद्दीन बलबन ने। ये वही बलबन है जो नवरोज फेस्टिवल की शुरुआत करी थी जिसने, तो बिल्कुल सही है। which had become the threat to the sultan's authority, जो सुल्तान की अथॉरिटी के लिए थ्रेट था उसको ही खत्म कर दिया था। इसका मतलब दोनों ही सही है, तो आंसर क्या जाएगा? बॉय। क्योंकि ये तो भैया इल्तुतमिश के दौरान की बात है, ये ग्यासुद्दीन बलबन के दौरान की बात है, तो ये दोनों ही अपनी अलग अलग बातें हैं लेकिन दोनों ही बातें सही हैं। तो अब इसमें इसका रीजन नहीं है ये, ठीक है। तो ये है, अगर ये कहता कि तुर्क चहलगानी इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी और दूसरे में कहता कि इल्तुतमिश के दौरान जो मुख्य 40 गुलाम थे उसी को तुर्क चहलगानी कहते थे, तो फिर रीजन भी सही होता और असर्शन भी सही होता। अब क्या है, सही दोनों हैं लेकिन इस बात का रीजन नहीं है ये, तो आंसर बॉय जाएगा इस वजह से, ना कि ए। अलाउद्दीन खिलजी हैड एम्बिशियस ड्रीम टू लॉन्च अ न्यू रिलीजन लॉन्च करना चाहता था लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से मना कर दी। किसने करी थी? काजी उल मुल्क या फिर कोतवाल ऑफ दिल्ली, काजी उल मुल्क कोतवाल ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, अलाउद्दीन खिलजी इंप्लीमेंटेड जबीता और द प्राइस कंट्रोल सिस्टम। कहते हैं ना कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी मार्केट व्यवस्था के लिए जाना जाता था। ही फिक्स द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन द मार्केट, इसने बाजार में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया था। वॉज ए स्पेसिफिक टर्म फॉर द ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू एनफोर्स दीज मार्केट्स। आपसे कह रहा है कि इन मार्केट का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? शहनाए
मंडी, मार्केट प्रमुख, मार्केट सुपरिटेंडेंट। सहनाई मंडी का मतलब क्या है? मार्केट सुपरिटेंडेंट। ऑप्शन नंबर बॉय। 79वां प्रश्न है, तुगलक डायनेस्टी सक्सीडेड विच डायनेस्टी? अरे भैया सबसे पहले कौन सी थी? स्लेव। स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी थी? खिलजी। खिलजी के बाद कौन सी थी? तुगलक। तुगलक के बाद कौन सी थी? सैयद। सैयद के बाद कौन सी थी? लोधी। और आपको तो इन सब के टाइम पीरियड भी पड़ता होंगी। 1206 से लेकर के 1526 तक का टाइम पीरियड था। कैसे कैसे था? इसका था 1206 से लेकर 1290 तक। इसका था 1290 से लेकर के 1320 तक। और तुगलक का था 1320 से लेकर के सबसे लंबा 1414 तक। और इसका था 1414 से लेकर के 1451 तक। और सैयद लोधी का कौन सा था? 1451 से लेकर 1526 तक। तो आंसर क्या हो गया? आपसे पूछा तुगलक डायनेस्टी ने किसको सक्सीड किया है? खिलजी को। अरे खिलजी के बाद ही तो तुगलक आई थी। स्लेव के बाद खिलजी आई, खिलजी के बाद तुगलक आई, तुगलक के बाद सैयद आई, और सैयद के बाद लोधी आई, लोधी के बाद में इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश की शुरुआत कर दी। तो इसी लोधी के बाद में भैया यहां पर फिर किसकी शुरुआत हुई? इस लोधी के बाद में यहां पर किसकी शुरुआत हुई? मुगल वंश की शुरुआत हुई। मुगल वंश की शुरुआत हुई किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, है ना। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कालंदर काजी बादशाह हुआ करता था वो। बस सर ये ही नहीं समझ आ रहा है रीजन और असर्शन में कि कौन सा ऑप्शन लगाना है। तो दोनों सही। जब देखो पहला वाला ए का मतलब है असर्शन जो स्टेटमेंट है, आर का मतलब है रीजन। अगर पहले वाले की डेफिनेशन दे रहा है दूसरा वाला, तो इसका मतलब है दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला भी सही है, और पहले वाले का कारण है दूसरा वाला, तो वहां पे आंसर ए लगाते हो। लेकिन पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, लेकिन इन दोनों का कनेक्शन नहीं है, मतलब इसकी डेफिनेशन नहीं दे रहा दूसरा वाला, तो फिर वहां पे बी लगाते हैं। दोनों सही है और कोई एक सही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ, थोड़े से 20 क्वेश्चन और रह गए, अभी हो जाएंगे। आमिर कोही, ये तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करता था। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था आमिर कोही के, जो किसान विसान हैं वो खेती के लिए लोन वगैरह ले सकते हैं। तो ये बनाया गया था दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे पागल सुल्तान के द्वारा, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, है ना। ये वही तो है जिसके द्वारा टोकन करेंसी चलाई गई थी। अगर आपसे पूछे कि टोकन करेंसी किसके द्वारा चलाई गई थी, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, है ना। अपनी जो कैपिटल थी उस कैपिटल को दक्कन में शिफ्ट किया था। दक्कन में, साउथ इंडिया में शिफ्ट करने वाला ही कौन था? है ना, देवगिरी लेकर के गया था ना ये। देवगिरी या दौलताबाद जिसे बोलते हैं, देवगिरी या दौलताबाद लेकर के गया था, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो अपना जो है, जो दोआब होते थे, इस दोआब में टैक्स बढ़ाने वाला भी कौन था? यही था। लेकिन जैसे इसने टैक्स बढ़ाया था अपने आप में सूखा पड़ गया था, तो इसी वजह से महामारी फैल गई थी, इसे खुद दिल्ली छोड़ करके जाना पड़ा था। आएगी भाई, बुक भी आएगी, थोड़ा सा समय है, लेकिन क्या करें, हमारा प्रिंटिंग के थोड़ी सी इशू हो गया था, उस कारण थोड़ा डिले हो गया। अब क्या करें यार, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और जो हमारे हाथ में थी बनाना, वो हमने रातों को जग जग के भी बना दी। विच तुगलक रूलर फेमसली ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। लो यही तो बात कर रहे थे अभी हम, कि अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया था, दिल्ली से देवगिरी ले गया था, साउथ इंडिया ले गया था। तो ये कौन था? रीनेम्ड तुगलकाबाद, देवगिरी कह लो या दौलताबाद कह लो, यही तो हमने लिखा भी यहाँ, देवगिरी या दौलताबाद। तो ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा, इसको पागल सुल्तान बोलते हैं। आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक है जो पागल सुल्तान के नाम से फेमस है, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक है। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक फेस्ड न्यूमरस रिवेलियंस ड्यूरिंग हिज रेन। 34 रिवोल्ट हुए थे इसके शासनकाल में। हिज डिसीजन टू इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी फेल्ड प्राइमरली ड्यू टू व्हाट रीजन? तो इसने जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी टोकन, इसके समय सिल्वर की कमी हो गई थी, तो इसने क्या किया था? टोकन करेंसी चला दी, है ना। लेकिन जैसे ही टोकन करेंसी चलाई, लोगों ने क्या किया, हर घर में अपना जो बर्तन हुआ करते थे, लोगों ने बर्तन पिघला करके सिक्के बना दिए। 10 रुपए के एक बर्तन लेकर के आए, उस बर्तन को पिघला करके उसके 25 सिक्के बनाए। तो इसका मतलब क्या? काउंटर फीटिंग। हर घर टकसाल बन चुका था, टकसाल जहां नोट छापे जाते थे। तो काउंटर फीटिंग, हाई रेट ऑफ काउंटर फीटिंग, है ना, धांधलेबाजी, जनता द्वारा जालसाजी की उच्च दर की गई, इसी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई टोकन करेंसी भी, है ना। अरे टेकन स्टैटिक भी करवाएंगे, बस कल ज्योग्राफी करेंगे और कल या परसों में, उसके बाद फिर दूसरी करेंगे। टेंशन क्या ले रहे हो, सारी करने हमने तो। हु वाज फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? कल ज्योग्राफी कर लेंगे, फिर परसों स्टैटिक कर लेंगे, फिर इकोनॉमिक्स और वो कर लेंगे साइंस।
तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे भैया? इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, दौलत खान लोधी या सिकंदर लोधी? तो आंसर क्या हो गया? बहलोल लोधी। तीन ही शासक हुए हैं। सबसे पहला कौन था? पहला कौन था? बहलोल, बहलोल लोधी। दूसरा कौन था? सिकंदर लोधी। दूसरे नंबर पर था प्यारे बच्चों सिकंदर लोधी। और तीसरे नंबर पर कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने हराया था। इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने हराया था। अच्छा एक चीज और है, ये जो सिकंदर लोधी था इसी के द्वारा 1504 में आगरा की स्थापना करी गई थी, आगरा की, ठीक है, आगरा सिटी की स्थापना। और इसी को 1506 में अपनी कैपिटल बनाया था। इसी को 1506 में अपनी कैपिटल बनाया था। आगरा की स्थापना करी गई और इसको 1506 में अपनी कैपिटल बनाया गया। आंसर हो गया प्यारे बच्चों बहलोल लोधी। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। विच लोधी सुल्तान इज नोन फॉर फाउंडिंग द सिटी ऑफ आगरा इन 1500? ओ लो भाई 1504 में आगरा की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोधी ने। 1504 में आगरा की स्थापना करी थी सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था? बाबर के और इब्राहिम लोधी के। तो यहां पूछा है बाबर एंड विच लोधी शासक, तो ये कौन था? इब्राहिम लोधी। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था ये युद्ध। अब देख लो थोड़े से 15 क्वेश्चन और रह गए भाई, अब तो हो लिया है, ऐसा काहे परेशान हो रहे हो, अब तो हो लिया। द मोट की मस्जिद यानी मॉस्क ऑफ लेंटिल इन दिल्ली वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ लोधी सुल्तान। कौन सा लोधी सुल्तान? बताओ भाई बताओ, जल्दी से बताओ, कौन सा? सिकंदर लोधी। तो मोट की मस्जिद भैया सिकंदर लोधी के दौरान। अगला है 87वां, सिकंदर लोधी वाज नोन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट। गजे सिकंदरी इंट्रोड्यूस किया था इसने, गजे सिकंदरी। व्हाट वाज इट्स पर्पस? अरे भूमि मापन की एक नई इकाई थी ताकि जो टैक्स कलेक्शन है उसको और बेहतर तरीके से किया जा सके, भूमि माप माप के टैक्स कलेक्शन हो सके। टू इंक्रीज द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अबे भाई भूमि का साइज कैसे बढ़ जाएगा नए तरीके से मापने से? टू स्टैंडर्डाइज द लैंड मेजरमेंट फॉर रेवेन्यू पर्पस। राजस्व उद्देश्यों के लिए भूमि मापन का मानकीकरण तय करना। हाँ तो ये सही है, राजस्व मिलना चाहिए, मतलब टैक्स मिलना चाहिए, उसी के लिए नए तरीके से भूमि को नापा जाएगा, उसकी यूनिट होगी गज ए सिकंदरी। नेक्स्ट देखो, the Lodi dynasty period saw the flourishing of which specific architecture style characterized by the use of double dome and ornamental gardens? लोधी वंश काल में किस विशिष्ट स्थापत्य शैली का विकास हुआ जिसकी विशेषता दोहरे गुम्बदों? लोधी वंश के दौरान दोहरे गुम्बदों वाली बिल्डिंग बनाई गई थी, सजावटी उद्यानों का उपयोग था। तो ये कौन सा था? तो ये तो लोधी वंश के दौरान लोधी स्टाइल हो गया, सिंपल सा है यार। 89th क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो आपसे पूछा है डिसीसिव बैटल, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड इब्राहिम लोधी डिफीट अगेंस्ट बाबर? क्योंकि बाबर ने इसमें तोप, गोला बारूद, असला, कैनन्स का यूज किया था, तोपों का, है ना, उस्मानी आर्ट का यूज किया गया था, है ना, तुलगामा युद्ध नीति का यूज किया गया था, तो तोप गोला बारूद का यूज किया था। इब्राहिम लोधीज लैक ऑफ लार्ज आर्मी, नहीं ऐसा नहीं है। इब्राहिम लोधीज मिलिट्री वीकनेस एंड यूज ऑफ आउटडेटेड टैक्टिक्स। बाबर सुपीरियर आर्टिलरी एंड कैवेलरी टैक्टिक्स। हाँ बाबर की श्रेष्ठ तोपखाना और घुड़सवार सेना की रणनीति। तो तुलगामा युद्ध नीति का यूज हुआ भाई साहब। इसके अलावा जो है असले बारूद गोला का यूज हुआ, यहाँ पे जो है पाउडर, गन पाउडर का यूज हुआ इस वजह से। द लोधी डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी टू रूल द दिल्ली सल्तनत। बिल्कुल सही है, तो लोधी डायनेस्टी फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी। बहलोल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, वॉज अ सीजन्ड जनरल एंड गवर्नर ऑफ सर हिंद हु वॉज इलेक्टेड एज द सुल्तान बाई अफगान चीफ्स। राजवंश के संस्थापक बहलोल लोधी सर हिंद के एक अनुभवी सेनापति और राज्यपाल थे जिन्हें अफगान सरदारों द्वारा सुल्तान चुना गया था। ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बॉय, क्योंकि दोनों चीजें सही हैं बट अपनी अपनी जगह पर सही हैं। ये ऐसा नहीं बताती क्योंकि ये सेनापति था इसका मतलब क्या है कि अफगान डायनेस्टी हो जाती। सेनापति होने से अफगान डायनेस्टी का लेना देना क्या है ये बताओ जरा। चलिए भैया नेक्स्ट, द ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज बिल्ट बाई विच? ताजमहल शाहजहां मुमताज के लिए। अब ये तो सबको पता है कि शाहजहां ने मुमताज के लिए क्या बनाया था? ताजमहल।
तो शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था, छोटी सी बात हो गई, तो फटाफट उड़ाओ। दिन इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दिन इलाही जो धर्म था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। नूर जहां द लाइट ऑफ द वर्ल्ड किसकी वाइफ थी? जहांगीर ने अपने दरबार में से ही किसी की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया था, नूर जहां, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कहता था दुनिया का प्रकाश, है ना, बहुत खूबसूरत महिला। द मुगल एम्परर as its zenith was a highly centralized state with the emperor holding absolute power। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर एक अत्यधिक केंद्रीकृत राज्य था जिसमें सम्राट के पास पूर्ण शक्ति होती थी। जो मुगल शासक हुआ करता था, आपसे कह रहा है मुगल एम्परर के जो मुगल शासन था उस दौरान, जो मुगल शासक था उस शासक के पास सारी शक्तियां हुआ करती थी, तभी तो वो सेंट्रलाइज था, जो वो कहता था बाकी सारी जगह वही होता था, है ना। सही है। द मनसबदारी सिस्टम, ये रैंक सिस्टम था एक प्रकार से, आपका कौन सी पोस्ट पर हो आप उस हिसाब से आपको जो रैंक मिला करती थी, मनसबदारी सिस्टम था। विद हिज जो है क्लियर हायरकी एंड ड्यूअल रैंक ऑफ जट एंड सवार, को कुछ ऐसे आम नागरिक मतलब सैनिक हुआ करते, कुछ सवार हुआ करते थे घोड़े वाले। वॉज अ की एडमिनिस्ट्रेटिव टूल दैट एंश्योर्ड द एम्परर्स कंट्रोल ओवर द नोबिलिटी एंड द मिलिट्री। तो इसका मतलब क्या है? दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो अच्छा, ये सेंट्रलाइज था, इस चीज की कहीं ना कहीं डेफिनेशन देता है ये, क्योंकि शासक मिलिट्री वगैरह सब इसी तरह चल रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, डेफिनेशन दे रहा है। अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी ऑफ सुलेकुल यानी पीस टू ऑल, अकबर की सभी के लिए शांति की जो पॉलिसी थी वाज एम्ड एट प्रमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस एंड हार्मनी अमंग हिज सब्जेक्ट्स। अकबर की सुलह कुल की सभी के लिए शांति की जो धार्मिक नीति का उद्देश्य उसकी प्रजा में धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ाना था। बिल्कुल सही कहा। फतेहपुर सीकरी स्थित इबादत खाना, फतेहपुर सीकरी स्थित इबादत खाना जो पूजा स्थल था, एक ऐसा मंच था जहां विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेता वाद विवाद कर सकते थे, बैठ करके बात कर सकते थे, जिससे अकबर को विभिन्न धर्मों के विचारों की जानकारी होती थी, समझ उत्पन्न होती थी, जो संश्लेषण करने में मदद करती थी, जो कि अपने डिसीजंस को बेहतर तरीके से देने में मदद किया करती थी। आंसर ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। तो एक प्रकार से प्रमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस, तो रिलीजियस टॉलरेंस भी रख रहा है और उसको डिस्कस करने के लिए इबादत खाना भी बनवा रहा है, इसका मतलब इसकी डेफिनेशन भी है ये, तो दोनों सही है और इसको कहीं ना कहीं रीजन भी है, तो इसका मतलब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, शाहजहां रेन इज नोन फॉर द जेनिथ ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, particularly the use of white marble and the Pitradura technique। बताओ भैया। तो इसका मतलब है सही है, व्हाइट मार्बल का यूज होता था, शाहजहां के समय नहीं होता था। ताजमहल को ही देख लो, सुनो ना संगमरमर। ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ऊपर निकल गई, आज बहुत दिन बाद आई हूँ। अरे तो भैया कोई बात नहीं, अब हम रेगुलर आने लग गए हैं, तो तुम भी रेगुलर आइए, है ना। आज आए हो, आज से हमेशा आइए। तो ये बिल्कुल सही है। द ताजमहल, द मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट ऑफ हिज रेन, शाहजहां के समय का, वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट हिज विक्ट्रीज। अरे एक बात बताओ, तुम यहाँ मुमताज को क्यों, मुमताज गुस्सा हो गई ना, जा करके शाहजहां को उड़ा देगी। ये कह रहा है कि अपनी जीत को दर्शाता है या मुमताज के प्यार को दर्शाता है। तो जीत वीत कहाँ लेके आ रहे हो, ए सही आर फॉल्स, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। यूं कह रहा दक्षिण में जो जीत करके आया था उसकी याद में बनवाया था, नहीं भाई, मुमताज की याद में है, मुमताज की याद में। ओ भाई साहब, बड़े खतरनाक खतरनाक से क्वेश्चन आ रहे हैं ना। चलें भैया, चलें, आ जाओ। कितना बढ़िया और कितना प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, बाकी क्वेश्चंस की तो मैं आंसर की देता हूं तुम्हें, एक क्वेश्चन तो ऐसा भी होना चाहिए जो तुम कमेंट बॉक्स में बताओ, इतना प्यारा क्वेश्चन है ये। है इसका वो भी तो दे रखे होंगे 1 2 3 4, हाँ ये रहे।
1 2 1 2 3 2 4 एंड 1 2 4 ये दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसका लो स्क्रीनशॉट, ये कमेंट नहीं, होमवर्क में नहीं, कमेंट में। होमवर्क के लिए तो 50 क्वेश्चन दे रखे हैं हमने, ये आप कमेंट में बताना है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, तो राजनीतिक और प्रशासनिक जो स्तर था उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, निम्न में से कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो ये वाला हमने किसके लिए दिया, कमेंट बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन आज आपको कमेंट बॉक्स के लिए दिया हमने, ठीक है। आ जाओ, बाकी 50 क्वेश्चन हम घर के लिए देंगे। 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बाबर यूज्ड विच स्पेसिफिक मिलिट्री इनोवेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। कैनन्स एंड आर्टिलरी का यूज किया था, तभी तो इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। नहीं, ये सेकंड लास्ट नहीं था, अब ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बाबर्स विक्ट्री इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज प्राइमरली ड्यू टू हिज सुपीरियर नंबर ऑफ लार्ज कैवेलरी फोर्स कंपेयर टू इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत मुख्यतः उसकी संख्या में वृद्धि और इब्राहिम लोदी की तुलना में अधिक घुड़सवार सेना के कारण हुई थी। बताओ भाई। ना ना ना, ऐसा नहीं है। उसकी जीत इसलिए हुई थी क्योंकि उसने आर्टिलरी का यूज किया था, उसने गन पाउडर का यूज किया था, उसने तोपों का यूज किया था, उसने तुलगामा युद्ध नीति का यूज किया था। बाबर यूज न्यू मिलिट्री टैक्टिक्स लाइट्स तुलगामा युद्ध नीति, ये हाँ ये सही है। प्लेसमेंट ऑफ आर्टिलरी प्रूव्ड टू बी अ डिसिसिव फैक्टर इन हिज विक्ट्री, तो आर्टिलरी का यूज हुआ है, गन पाउडर का यूज हुआ है। तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही कहाँ है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। और एक लास्ट हो गया 100वां क्वेश्चन, हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली, हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इज अ मैग्निफिसेंट एग्जांपल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। इट वाज बिल्ड बाय, हुमायूं का जो मकबरा है किसके द्वारा बनवाया गया है, हमीदा बानो बेगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। ये तो हो गए भैया आपके कितने प्रश्न, 100 प्रश्न। अब इसके बाद अगले जो 50 प्रश्न हैं मैं दिखा भी देता हूं आपको, इसमें है अगले जो 50 प्रश्न है ना, जो 50 हैं, ऐसे करता हूं, ऐसे एक ही बार में बढ़ा दूं आगे। अगले जो 50 प्रश्न हैं 150, ये रहा 150, जिसमें एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन सब आने वाले हैं। ये आपको होमवर्क में दे दिए जाएंगे और इसके लास्ट में 50 क्वेश्चंस के आंसर ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके लास्ट में भैया 50 क्वेश्चंस के आंसर भी ऐड कर दिए जाएंगे। तो कल तो 34 ही मिले थे होमवर्क में, आज मिलेंगे 50 विद आंसर्स एट द लास्ट पेज। और जिन लोगों को नहीं पता कि इसकी पीडीएफ अभी कहाँ मिलेगी, अगले 10 से 15 मिनट में, वो लोग देख लीजिएगा। ये जो टेलीग्राम चैनल है प्यारे बच्चों, कौन सा है, ये रहा, यश रावत जीएस के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है प्यारे बच्चों, इसी में मिल जाएगी। देखो कल वाली क्लास ये रही पॉलिटी की, और कल वाली क्लास जैसे ही खत्म हुई थी तुरंत आपको जो है लगभग 9:30 के आसपास जो है ये पीडीएफ मिल गई थी, क्योंकि अभी आंसर ऐड करवाए जाएंगे, उसमें बड़ी फाइल एक्सपोर्ट होने में टाइम लगती है, तो उसके बाद वो आपको ऐसे ही आज लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आज की भी ये रही क्लास, और इसके जस्ट नीचे फिर आपकी पीडीएफ आ जाएगी, लगभग 15 से 20 मिनट में आ जाएगी आपके पास, ठीक है। चलिए भाई, चलिए तो आज की कहानी को फिर हम यहीं तक रखते हैं। आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने लक्ष्य प्रति ईमानदार रहें और लर्निंग की हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखें। कल हमारी क्लास होगी ज्योग्राफी की, ऐसे ही टॉप 100 क्वेश्चन हम करेंगे और लगभग 30-40 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए देंगे। थैंक यू सो मच, राम राम भाई, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।